Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter, and today we are going to cover chapter 15, that is business correspondence. Business correspondence क्या होता है ये हम इस चैप्टर में डिस्कवर करेंगे। और जैसे कि आपने चैप्टर में देखा होगा कि मैम इसमें फॉर्मेट्स बहुत हैं और लेटर्स टाइप्स हैं, तो मैम ये सब हमें बिजनेस का यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। देखो बेटा, बिजनेस करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुमको कभी लेटर ना लिखना पड़े। लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? मैम क्यों लिखना पड़ेगा, हम तो ऐसे ही कुछ भी व्हाट्सएप कर देंगे। नहीं होता बेटा ऐसे। जब तुम बिजनेस करते हो तो ऐसे नहीं होता है। अब मानो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ, तुम्हें किसी बिजनेस से कंप्लेन करनी है, अपने किसी बिजनेस को कंप्लेन करनी है। कोई प्रोडक्ट तुम्हें रिसीव हुआ, अच्छा नहीं रिसीव हुआ, तुम्हें ये कंप्लेन करे, तुम क्या करोगे? तुम मुझे बताओ। मैम कॉल करेंगे, ऐसा कुछ। देखो फिर तो कंपनी कह देगी हमें आपका कोई कॉल ही नहीं आया, प्रूफ क्या रहेगा तुम्हारे पास? कुछ रहेगा नहीं मैम। तो बिजनेस जो होते हैं ना, उनका तरीका होता है तुमसे बात करने का, या उनका तुम्हारा भी उनके से बात करने का तरीका होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि जब भी तुम बिजनेस से बात करते हो या बिजनेस तुमसे बात करता है तो वो फॉर्मली वे में बात करते हैं, रिटर्न फॉर्म में बात करते हैं। मतलब वो तुम्हें प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करेंगे। तुमने देखा होगा मेल आता है प्रॉपर कि ये एक और कंसर्न था आपका, हम इस पे वर्क कर रहे हैं। आता है कि नहीं आता है? हाँ मैम बहुत बार देखा है। तो वो उस तरीके से तुमसे बात करते हैं। इवन कभी कभी तुमने देखा हो कि तुम्हें घर में लेटर तक आ जाते हैं। ठीक है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना, तो बेसिकली जो भी लेटर वगैरह शेयर होता है वो सब ऑनलाइन ही वो शेयर कर देते हैं, ईमेल में ही अटैच कर देते हैं लेटर। तो ये तरीका होता है बिजनेस का तुमसे बात करने का। तो मैम ये जो लेटर वगैरह आ रहे हैं बस यही है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बेटा थोड़ा और इलैबोरेटेड फॉर्म है, हाँ लेटर पार्ट कह सकते हो, क्योंकि बिजनेस को जब बातचीत करनी है तो वो इन कॉरेस्पॉन्डेंस का यूज करता है। मतलब क्या है, वो रिटर्न वे में तुमसे बात करेगा, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा। तो ये जो रिटर्न वे है ना, उसका इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा, उससे ही हम कहते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। अब वो रिटर्न वे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का लेटर के फॉर्म में हो सकता है, नोटिस के फॉर्म में हो सकता है, कोटेशन, ऑर्डर, कंप्लेन, कितने भी फॉर्म में हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। क्लियर? तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, देखो कहाँ जा रहा है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इज द रिटर्न एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बिजनेस बेटा आपसे जब भी बात करेगा या आप बिजनेस से जब भी इंफॉर्मेशन या कंसर्न रेज करोगे तो आपको रिटर्न में ही उससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। तो ये रिटर्न एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का बिटवीन बिजनेस एंड अदर्स। मैम अदर्स में कौन? हम ही। बेटा बिजनेस जिससे भी डील कर रहा है, बिजनेस के कस्टमर तुम हो, बिजनेस के क्लाइंट्स होंगे, ठीक, बिजनेस के क्लाइंट्स होंगे, और बिजनेस किसी को गुड सप्लाई करता होगा, बिजनेस को खुद भी किसी से सप्लाई लेनी होगी तो उससे भी वो लेटर लिख के बातचीत करेगा। तो मतलब बिजनेस जिससे भी बात कर रहा है, जिससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, जिससे भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है रिटर्न फॉर्म में, वो सब लोग किससे करेंगे, कैसे करेंगे? रिटर्न फॉर्म में करेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें तुम्हारे लेटर्स आ जाएंगे, तुम्हारे ईमेल्स, तुम्हारे नोटिस, तुम्हारी इंक्वायरीज, कोटेशन, ऑर्डर, कंप्लेन, रिप्लाई, सब कुछ आ जाएगा जो बिजनेस और डिफरेंट लोगों के बीच में होता है रिटर्न फॉर्म में। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिकली रिटर्न फॉर्म का एक्सचेंज है बिटवीन बिजनेस एंड पीपल। अब वो लोगों और बिजनेस के बीच में जो रिटर्न एक्सचेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, वो लेटर के थ्रू हो सकता है, वो मेल्स के थ्रू हो सकता है, कोटेशन के थ्रू, कंप्लेंट्स के थ्रू, इन सब के थ्रू भी हो सकता है। जैसे मुझे कंप्लेन करनी है तो मैं रिटर्न फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन को उसके साथ एक्सचेंज करूँगी, वो रिटर्न फॉर्म में मेरे कंप्लेन का मुझे रिप्लाई देगा। ठीक है, तो ये जो चल रहा है वो हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ये हेल्प करता है बिजनेस को कि वो क्लियरली कम्युनिकेट करे। भाई वो रिटर्न में तुम्हें प्रॉपर लिख के चीज़ें देगा और तुम प्रॉपर लिख के उससे बातचीत करोगे तो प्रॉपरली तुम कम्युनिकेट कर पाओगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू। रिकॉर्ड रहेगा दोनों के पास, कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि रिकॉर्ड है। कल को बिजनेस में करता है कि नहीं आपने 200 यूनिट का नहीं, आपने 400 यूनिट का ऑर्डर दिया था, तुमने रिटर्न फॉर्म में उसको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करी है ना, तुम उसे दिखा सकते हो ये देखो 200 यूनिट है, ये 400 यूनिट नहीं है, ये 200 यूनिट है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि हम फॉर्मल वे में टॉक कर रहे हैं, फॉर्मल वे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपका रहेगा ही रहेगा। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिटर्न एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का बिटवीन बिजनेस एंड अनदर,
अदर्स। और ये जो रिटर्न एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लेटर्स के थ्रू, ठीक है, ईमेल्स के थ्रू, नोटिस के थ्रू, कोटेशन के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू, कंप्लेन के थ्रू, इन सब के फॉर्म के थ्रू हो सकता है। क्यों रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं मैम? ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, प्रोफेशनलिज्म बना रहे, रिकॉर्ड रहे, कल को कोई मुकरेगा नहीं। ठीक, ये हो गया आपका बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस कि मैम जो रिटर्न एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन की बिजनेस और दूसरों के बीच में, वो उसे हम बोलते हैं बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस। गुड। नेक्स्ट आ रहे हैं हम कि मैम बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस की ज़रूरत क्या है। मैं तुम्हें भी शॉर्ट में बताया अभी कि क्यों नीड है, एक बार और देख लेते हैं। पहला है आपका वाइडन कॉन्टैक्ट्स। वाइडन कॉन्टैक्ट्स मतलब बिजनेस बेटा सबसे पर्सनली नहीं बात कर सकता हर टाइम, ठीक है। बिजनेस जो है वो पर्सनली सबसे नहीं मिल सकता है, चाहे वो उसके कस्टमर हो, चाहे वो उसके सप्लायर्स हो, चाहे वो उसके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, या उसके डिस्टेंस में कोई पार्टनर्स हो बिजनेस के, उनसे। तो लेटर्स के थ्रू बिजनेस क्या कर सकता है, उन तक पहुंच सकता है, उन तक रीच कर सकता है, चाहे वो अलग अलग कंट्री में हो, सिटी में हो। मुझे किसी से बात करनी है तो अब मुझे जाना पड़े, लोगों से मिलना पड़े तभी बात हो पाए, ऐसा तो नहीं है। मैं लेटर के फॉर्म में उनसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? मैं उनको मेल ड्राफ्ट कर सकती हूँ, जो भी मुझे उनसे बातचीत करनी है मैं कर सकती हूँ। ठीक, मुझे अपने कस्टमर को ऑफर बताना है तो ज़रूरी नहीं कि मैं कस्टमर के पास जाऊँ और ऑफर बताऊँ, मैं उन्हें लेटर लिख सकती हूँ, मैं उन्हें मेल ड्राफ्ट कर सकती हूँ कि ये ऑफर चल रहा है, बाय वन गेट वन, आप लोग हमारे कस्टमर्स हैं, आप लोग प्लीज़ इसे अवेल करिए। तो वाइडन कॉन्टैक्ट्स मतलब आप बहुत लोगों तक इसके थ्रू रीच कर जाओगे। नेक्स्ट इज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। लेटर आपको क्या हेल्प करते हैं, ये बिजनेस जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर ले लेटर भेज के, ठीक है। जैसे अगर कोई नई ब्रांच खुल रही है, तुमने देखा होगा, तुम्हें मेल में आता भी है, कोई नई ब्रांच खुलती है तो बिजनेस वगैरह तुम्हें मेल वगैरह कर देते हैं कि हमारी नई ब्रांच ओपन हो रही है, इस डेट में उसका ओरिएंटेशन है, उद्घाटन है, आप लोग आइए, है ना, इनॉग्रेशन है, आप लोग आइए। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ब्रांच, चेंज ऑफ एड्रेस, किसी बिजनेस मान लो अपनी एड्रेस चेंज कर लिया, ब्रांच बदल दी, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर उसको शेयर करनी वो लेटर इशू कर सकती है। कोई नया प्रोडक्ट आया है तो वो तुम्हें मेल भेज सकती है, कोई पॉलिसी बदली है तो वो तुम्हें मेल भेज सकती है। तो मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस का यूज़ करती है, मतलब वो रिटर्न फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन वो करती है। नेक्स्ट इज ऑथोरिटेटिव प्रूफ। ये मैंने तुम्हें बताया भी कि एक प्रूफ रहता है, तुम्हें रिटर्न में लिख के आया है ना, तो कल को आपके पास ये प्रूफ रहेगा। और ये जो लेटर्स होते हैं ना, ये जब भी आप लिखते हो, अभी बेटा फॉर्मेट पढ़ोगे तो तुम देखना वहाँ पे आपको साइन करना पड़ता है, मतलब जो ये लेटर लिख के भेज रहा है वो अपना साइन करता है, जिससे ये हमें बिल्कुल प्रूफ मिल जाता है कि ये लेटर इस पर्सन ने लिखा है और इसने साइन करके इसको एक्सेप्ट किया है कि वो पूरी इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक है। इसीलिए ये लीगल प्रूफ बन जाते हैं कि कल को वो मुकर नहीं सकता, वो कहेगा कि भाई तुमने साइन किया है, कैसे कैसे आंख बंद करके कुछ भी लिख के आपने साइन कर दिया है, नहीं, ये लीगल प्रूफ है, ठीक है। तुमने अगर साइन किया है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई है, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मान लो आपने बिजनेस हो, आपने कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा था, ठीक है, मान लो रेफ्रिजरेटर खरीदा था, उसका रेफ्रिजरेटर खराब हो गया 2 दिन में, उसने आपको कंप्लेन लेटर के थ्रू कंप्लेन डाल दी, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में लेटर वेटर लिख के कॉरस्पॉन्डेंस यूज करके आपको दे दी कंप्लेन। अब बिजनेस ने कंप्लेन को गो थ्रू किया, अब उसने रिप्लाई किया, मतलब रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया कि आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो विद इन 2 डेज रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू के साथ। तो मैंने एज अ बिजनेस ये बात रिटर्न फॉर्म में उसको भेजी है, मैंने अपना साइन भी किया है, मैनेजर ने अपना साइन किया है, तो कल को मैनेजर अपनी बात से मुकर नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी लेटर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है, इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस अपनी जो भी बातचीत करे वो रिटर्न फॉर्म में करे, ठीक है, वो लेटर्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू करे, जिससे कल को एक प्रूफ रहेगा। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड एंड रेफरेंस। लेटर आप रख सकते हो, बिजनेस लोग लेटर सेव भी रखते हैं, जैसे कोई भी लेटर बिजनेस को आया है, कोटेशन आई है सप्लायर्स के थ्रू, वो अपने पास रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं सेफली, या ऑनलाइन भी आता तो उसका एक मतलब निकलवा लेते हैं प्रिंट आउट, उसको अपने पास सेफली रख लेते हैं ताकि कल को फ्यूचर में कुछ ज़रूरत पड़ती है कि हमें यार कितनी ऑर्डर करी थी या जो भी है ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, तो उसके पास प्रूफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पास्ट ऑर्डर एग्रीमेंट देखना पड़ता है, तो वो लेटर के फॉर्म में आए तो प्रूफ रहेगा।
अभी सोचो यही चीज़ अगर आप रिटर्न में ना दे रहे होते, रिटर्न एक्सचेंज ना हो रहा होता इन्फॉर्मेशन का बिजनेस में, तो क्या कल को ज़रूरत पड़ने पे तुम रिकॉर्ड निकाल पाते? नहीं निकाल पाते मैम, फंस जाते। तो इसीलिए बिजनेस जो भी बातचीत करता है वो रिटर्न फॉर्म में करता है। बिल्डिंग गुडविल, गुडविल बिल्ड करता है मतलब जब आप एक पोलाइट वेल रिटन फॉर्मेट में जो भी लेटर लिखता है, इससे क्या होता है बिजनेस की इमेज बनती है। ये शो करता है कि बिजनेस प्रोफेशनलिज्म फॉलो करता है, लोगों को भरोसा आता है कि इनके तरफ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा मेरे रिटर्न में ही आएगा। ये हमें शो करता है कि इन्होंने इस चीज़ की सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये इस चीज़ पे काम करेंगे, तो मेरा ट्रस्ट बना वहाँ पे, मुझे लगा भाई बिजनेस जो है उसका तरीका बहुत ही प्रोफेशनल है। अब आप खुद देखते होगे, जैसे मान लो आपकी किसी बिजनेस से बातचीत हो रही है और आप देख रहे हो यार ये लोग रिटर्न में तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहे हैं, कोई मेल नहीं आ रहा है इनकी तरफ से, बस इनके कॉल सेंटर में बात करते हैं और बोल देते हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको समझ में आता है ये बिजनेस प्रोफेशनल नहीं है, ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, आपको उसमें भरोसा भी नहीं होगा। लेकिन उसी तरफ अगर कोई दूसरा बिजनेस है जो अपने जितने भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट जब करता है, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे कोई भी हो, वो रिटर्न फॉर्म में करता है, तो वहाँ पे उसमें लोगों का क्या होता है ट्रस्ट बढ़ता है, वो बिजनेस की प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। तो ये सब इसीलिए ज़रूरत है बिजनेस को कि रिटर्न फॉर्म में वो क्या करे, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करे। ठीक है, लास्टिंग इम्प्रेशन, ये तो आपको पता है, किसी ने बोल दी एक चीज़ कब तक याद रहेगी। अभी आपको मैंने कितना आगे का पढ़ा दिया आप भूल गए होंगे, कुछ लोग भूल गए होंगे, लेकिन जो लेटर होता है ना वो आपके पास है, जब मन आए उठा के पढ़ सकते हो, जब मन आए गो थ्रू कर सकते हो, याद रहेगा लास्ट तक आपको, तो रीडर के साथ रहता है वो लंबे समय तक। तो जब तक लंबे समय तक रहेगा तो भैया उसका इम्पैक्ट भी तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। जब ज़रूरत पड़े आप उसको फिर से देख लो, फिर से गो थ्रू कर लो, फिर से समझ लो। तो इसलिए भी बिजनेस जो अपनी बातचीत करता है वो रिटर्न फॉर्म में करता है। क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट वी कम विद द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर। मैम आप ये बता दीजिए हमें कि हम बिजनेस लेटर, मुझे मैम समझ में आ गया कि बिजनेस लेटर बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब जब मुझे बातचीत करनी होगी बिजनेस में, चाहे मैं कस्टमर से करूँ, सप्लायर से करूँ, तो मैम मैं भी रिटर्न फॉर्म में ही करूँगा, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म शो करेगा, ये ट्रस्ट शो करेगा, ये रिकॉर्ड रखेगा, बहुत फ़ायदे हैं इसके। अब मैम मुझे ये बताइए कि बिजनेस लेटर में लिखूँगा कैसे? क्या कोई फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करके लिखते हैं या ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता, फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर टाइप का फॉर्मेट, जैसे कंप्लेन लेटर तुम्हारे को देनी है किसी, जैसे तुमने सप्लायर से ऑर्डर किया, रॉ मटेरियल ख़राब निकला, तुम्हें कंप्लेन लेटर लिखना है, उसका फॉर्मेट अलग है। तुम्हें कोटेशन मंगवानी है, देनी है, किसी ने जैसे सप्लायर ने तुमसे कोटेशन मांगी तो तुम्हें वो देनी है, उसका फॉर्मेट अलग होता है। ऑर्डर देना है किसी को, उसका फॉर्मेट अलग होता है। तो हर चीज़ का फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन कंटेंट थोड़ा बहुत अलग होगा, लेकिन जो बेसिक एक चीज़ है ना वो सेम होती है। तो बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दूंगी कि क्या होता है, कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 12 मेन पार्ट होते हैं, 12 मेन पार्ट होते हैं। मतलब जो एक बिजनेस लेटर है वो 12 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जब भी बिजनेस लेटर लिखता है तो वो 12 मेन पार्ट्स में उसको डिवाइड करके लिखता है। पहला जो उसका पार्ट है वो होती है उसकी हेडिंग। हेडिंग सबसे पहले लेटर के टॉप में आप क्या लिखते हो? हेडिंग, क्योंकि हेडिंग से ये पता चलेगा ना कि लेटर किस चीज़ का है ना। तो दिस इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द लेटर, ये लेटर के टॉप पे लिखा जाएगा हेडिंग कि वो किस चीज़ के बारे में। तो हेडिंग में आएगा क्या? नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल ऑफ द बिजनेस, हेल्प द रिसीवर नो द लेटर केम फ्रॉम। सबसे पहले आपको टॉप ऑफ द लेटर में लिखना है कि ये लेटर आया कहाँ से है। ठीक है, इसमें जिसने भी लिखा उसका नाम, मतलब जो भी बिजनेस के आया है, जिस भी बिजनेस से आया है उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स, मेल, जिसे रिसीवर जिसको वो जा रहा है वो समझ जाए कि भाई ये लेटर उसको कहाँ से आया है। जैसे बिजनेस है सुपर फाइन टेक्सटाइल लिमिटेड, वो लेटर भेज रहा है तो सबसे पहले वो अपना नाम लिखेगा कि ये सुपर फाइन टेक्सटाइल लिमिटेड, उसका एड्रेस निर्माण पॉइंट मुंबई, जो भी पिन कोड है वो यहाँ से आया है। तो जब मैं लेटर देखूंगी तो मुझे सबसे पहले हेडिंग में दिख जाएगा ओ ये लेटर यहाँ से आया है, इस बिज़नेस से आया है। ठीक है, क्योंकि भाई अब मैं बातचीत कर रही हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि कौन बिज़नेस मुझे भेज रहा है। अगर मुझे यही नहीं पता ये आया कहाँ से तो मैं थोड़ा बहुत हिंट भी नहीं लगा पाऊंगी कि इनके साथ मेरी क्या बातचीत चल रही है। तो सबसे पहले आएगी हेडिंग। नेक्स्ट जो आएगा आपका वो आएगा डेट।
डेट क्या होता है कि वो लेटर किस तारीख को लिखा गया है। हेल्प्स इन कीपिंग रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंस। जैसे ये जो लेटर आया है मुझे सुपर फाइन से, वो जनवरी 31, 2022 में ये लेटर लिखा गया है, मतलब इस तारीख को ये लेटर उन्होंने लिखा है, ठीक है, जिससे मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा कि ये लेटर देखिए इस तारीख को लिखा गया है, ये मेरे को आया है, ठीक है, तो वो हो जाती है उसकी डेट। फिर आता है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब नंबर और कोड यूज टू लिंक द लेटर विथ प्रीवियस करस्पॉन्डेंस। जैसे कंपल्सन नहीं है, जैसे मान लो आपकी पहली बार बातचीत हो रही किसी बिजनेस से, आप कोई बिजनेस हो, आपकी पहली बार ही किसी बिजनेस से बात हो रही है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रेफरेंस वाला पॉइंट डालो, क्योंकि पहली बार हो रही तो तुम किस लेटर का रेफरेंस दोगे। लेकिन जैसे किसी बिजनेस से मेरी बातचीत होती रहती है, मैंने उनको ऑलरेडी एक लेटर लिख के दिया था, उसी के रिगार्डिंग ही मुझे अब फिर से बात करनी है, तो मैं उसका रेफरेंस डाल दूंगी, मतलब उसी लेटर का कोई नंबर जो भी होगा, कोड होगा, वो मैं डाल दूंगी, जिससे उनको पता चल जाए कि ये प्रीवियस लेटर से कनेक्टेड बातचीत हो रही है, ठीक है, जिससे उसको तुरंत समझ में आ जाए कि वो तुरंत पूरा वो प्रीवियस लेटर भी उठा के सर्च वर्च करके गो थ्रू कर सकता है। जैसे मैंने रेफरेंस नंबर डाल दिया कि ये जो लेटर मैंने भेजा था उस के रिगार्डिंग ही बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इनसाइड एड्रेस, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम लेटर इज बीइंग सेंट। अब हम डालेंगे कि किसको हम ये लेटर भेज रहे हैं, मतलब कौन सी फर्म या पर्सन को हम ये लेटर लिख के दे रहे हैं, वो हम लिखते हैं टू स्पेस बिलो द डेट। मतलब जैसे मान लो रेफरेंस मेरे को अगर है तो यार मैं डालूंगी, नहीं है तो नहीं। यूजुअली तुम्हारे पेपर में रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं आएगी, तो तुम डायरेक्ट डेट के बाद 2 लाइन छोड़ के तुम्हें इनसाइड एड्रेस लिखना होगा। इनसाइड एड्रेस तुम्हें पेपर में दिया होगा। इनसाइड एड्रेस बेसिकली उस पर्सन का एड्रेस होगा जो ये लेटर लिख रहा है। नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम लेटर इज बीइंग सेंट, सॉरी, ये उस पर्सन का होगा जिसको ये लेटर भेजा जा रहा है, क्योंकि जो पर्सन भेज रहा था उसने तो अपना नाम पहले लिख दिया था हेडिंग से कि किससे आया है ये लेटर। तो ये वाला जो लेटर है इनसाइड एड्रेस, मतलब ये उसका एड्रेस होगा जिसको आप वो लेटर भेज रहे हैं, ठीक है। नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम लेटर इज बीइंग सेंट। जैसे मैंने जो लेटर भेजा है वो किसको भेजा है, मेसर्स पति राम अग्रवाल एंड सन्स को, और उनका मैंने एड्रेस लिख दिया नया बाजार दिल्ली और पिन कोड, ठीक। तो ये आ जाएगा उसका पर्सन का एड्रेस जिसको ये लेटर मैं भेज रही हूँ, ताकि वो देख ले कि हाँ भाई जो लेटर आया वो उसी को आया है कि किसी और को आना था, उसको गलती से मिल गया, ठीक। उसके बाद आएगा आपका सैल्यूटेशन, मतलब अब मैं जब उसका एड्रेस लिख दिया है, अब मैं ग्रीट करूँगी, ठीक है। ग्रीट कैसे करेंगे मैम, रिसीवर को कैसे ग्रीट करेंगे जो रिसीव कर रहा है लेटर को, डियर सर, डियर मैडम ऑफिशियल है, डियर मिस्टर घोष नाम के साथ भी कर सकते हो, डियर सर्स फॉर फर्म है अगर तो बहुत सारे लोग होंगे इसके, तो डियर सर्स कर सकते हो, जो भी तुम्हें लगे। बेसिकली तुम्हें एग्जाम में डियर सर डियर मैम वाला रहेगा। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द लेटर। अब जब ग्रीट कर दिया है तो अब लेटर की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी कि लेटर क्या है, किस बारे में चल रहा है, ठीक है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो बॉडी होगी लेटर की वो बेसिकली 3 पार्ट्स में आपको 3 पैरे में लिखनी है। पहला जो है आपका वो होगा आपका ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में आप क्या करते हो, अगर जैसे मैंने कहा था कि रेफरेंस लिखा है, रेफरेंस लेटर है, तो उसी से रिलेट करके बता दो कि वो जो लेटर था उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने के लिए कर रहा हूँ, रेफरेंस लेटर मैंने जो दिया। लेकिन अगर तुम पहली बार बात कर रहे हो तो तुम अपना पर्पस बता दो कि तुमने बिजनेस को लेटर क्यों लिखा है। हो सकता है तुमने लेटर कंप्लेन की रिगार्डिंग लिखा हो, ऑर्डर के रिगार्डिंग लिखा हो, कोटेशन मांगने की रिगार्डिंग लिखा हो, जो भी तुम्हारा पर्पस है, फिर तुम उसको मेंशन कर दोगे कि तुमने लिखा कि थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड। जैसे मान लो कोई लेटर आया था बिजनेस से, तो उसी के रिस्पॉन्स में तुम उसको रिप्लाई कर रहे हो, तो तुम ये इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो कि थैंक यू जो आपने मुझे लेटर दिया था इस तारीख में, मैं उसके रिस्पॉन्स में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक। तो तुम वो भी कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग पैराग्राफ आपको जो भी एग्जाम में बोला जाएगा कि आपको ऑर्डर देना है या जो भी, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेटर में, तुमको सारे फॉर्मेट समझाऊंगी, तो वो आप पर्पस बता देना। पर्पस एग्जाम में आएगा कि किस पर्पस के रिगार्डिंग तुम्हें लेटर लिखना है। उसके बाद जब तुमने पर्पस को डिस्क्लोज कर दिया, अब आप मेन पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे उस पर्पस से रिलेटेड, जैसे कि जो भी डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कंप्लेन है, वो सब कुछ आप लिखेंगे। जैसे मेरा कोई पर्पस था कि मुझे कंप्लेन करनी थी कि मेरे पास जो आपका रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो ख़राब आई है, तो मैं
आपने बता दिया कि पर्पस ये है, अब मैं पूरी डिटेल दूंगी कि कितना क्या खराब है ना, सब कुछ बताऊंगी जिससे उसको पूरा आइडिया मिल जाए। फिर मैं क्लोज करूंगी। क्लोज में हम लिखेंगे कि स्टेट एक्सपेक्टेड एक्शन, कि मतलब तुम क्या एक्शन चाह रहे हो, कि वो क्या एक्शन ले, कि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द इसको रिप्लेस करिए, जो भी ग्रेटिट्यूड शो करोगे कि आपसे मतलब हम बहुत अच्छा है आपके साथ हमारा काम करना, ये जो भी ये ग्रेटिट्यूड शो कर दोगे, पोलाइटली उसको क्लोज कर दोगे, ऐसे नहीं हड़का के क्लोज करो, पोलाइटली क्लोज कर दोगे कि वी होप टू रिसीव योर रिप्लाई सून, हम होप कर रहे हैं आप हमें जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे, जो भी है आप उसको क्लोज कर दोगे। तो ये हो गया आपका बॉडी ऑफ लेटर। ये सबसे पहले आपको ओपनिंग पैरा लिखना है जिसमें आप अपना पर्पस बताएंगे, फिर आपको मेन पैरा लिखना है जिसमें आप क्या करेंगे, सारी डिटेल देंगे उस पर्पस से रिलेटेड, भाई जो भी तुम्हारा है इन्फॉर्मेशन सब डिटेल बता दो। उसके बाद पोलाइटली उसको वाइंड अप करोगे, क्लोज करोगे, जो भी तुम्हें उम्मीद है कि वो आपके लिए करे वो चीज़ आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, बॉडी ऑफ लेटर कर दी है कंप्लीट। अब क्या होगा, अब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, मतलब पोलाइट एंडिंग फेस लिखेंगे, जैसे आप लिखते नहीं थे स्कूल में, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ये आप कर दोगे। ठीक, उसके बाद योर ट्रूली जो भी आपका नाम है, उसके बाद आप अपना सिग्नेचर कर दोगे। सिग्नेचर मैंने बोला था ना कि वहाँ पे साइन होता है जिससे वो ऑथेंटिक हो जाता है, तो आप हैंड रिटन सिग्नेचर करेंगे या अपना नाम भी उसके नीचे टाइप करवा सकते हो। जैसे आपने लिखा योर फेथफुली रामदास सेल्स मैनेजर, अपनी पोजीशन भी आपने मेंशन कर दी, तो आपने योर फेथफुली लिख के अपना सिग्नेचर करा और अपनी डेजिग्नेशन भी लिख दी कि आप सेल्स मैनेजर हैं। फिर आपने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दिया। देखो बेटा, तुम्हारे एग्जाम में बस यहीं तक तुम्हें जो भी आएगा लिखना होगा, क्योंकि वो तुम्हें बाकी चीज़ें नहीं बोलेगा कि तुम इनक्लोजर या ये सब चीज़ें करो। वो सब चीज़ें जो बिजनेस रियल में ड्राफ्ट करेंगे वो लिखते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लिखना। तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेफरेंस वाला पॉइंट भी नहीं है। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको शुरू करना है हेडिंग से, मतलब सबसे पहले टॉप ऑफ द लेटर में आप अपना एड्रेस लिखोगे, मतलब उसका एड्रेस लिखना जो ये लेटर लिखना चाह रहा है। ठीक है, उसका नेम एड्रेस आप लिखेंगे, उसके बाद आप डेट डाल देंगे। ठीक है, जो तुम्हारे पेपर में जो भी डेट चलेगी तुमको उसी डेट में लिखना होगा, तो तुम वो डेट डाल देना अगर नहीं दी है। उसके बाद तुम्हें रेफरेंस की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप इनसाइड एड्रेस लिखेंगे, मतलब ये लेटर जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस और नेम वगैरह लिख देना। उसके बाद आप ग्रीट कर देना। ठीक है, ग्रीटिंग के बाद अपना लेटर शुरू कर देना। लेटर में सबसे पहले मैंने बताया ओपनिंग में तुम्हें क्या करना है, जो भी पर्पस है वो बताना है, फिर मेन में तुम्हें पूरा डिटेल दे देनी है और फिर वाइंड अप कर देना है क्लोजली पोलाइटली। उसके बाद आपको अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर फेथफुली ये सब लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है, दैट्स इट। ये है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा जो और बिजनेस में चीज़ें होती हैं, क्योंकि तुम्हें तो 12 याद रखनी है, वो क्या होगी, वो होगी आइडेंटिफिकेशन मार्क। जैसे बिजनेस क्या करती है, जो भी जिस पर्सन ने भी वो मैसेज जैसे मैं टाइप कर रही हूँ मुझे डिक्टेट किया गया है, तो उसका भी इनिशियल लिख देती है। उस पर्सन का जिसने वो मैसेज डिक्टेट किया है या जिसने वो मैसेज टाइप किया है उसका इनिशियल वो मेंशन कर देती है कि इसने डिक्टेट किया और इसने टाइप किया है। ये तुम्हें ज़रूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कैन स्किप इट। नेक्स्ट इज इनक्लोजर्स। इनक्लोजर में जैसे कोई डॉक्यूमेंट तुमने अटैच किया लेटर के साथ कि ये इनवॉइस था, ये देखिए मैंने आपसे मंगवाया था, ये इनवॉइस है आपका, तो वो सब तुम अटैच कर सकते हो एज अ प्रूफ। ठीक है, तो इनक्लोजर ऐड कर सकते हो कि 2 डॉक्यूमेंट मैंने ऐड करे हैं, एक चेक नंबर है और एक रेलवे रिसिप्ट नंबर है। ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखो यार एग्जाम में तुमसे लेटर लिखवाएगा डायरेक्ट, फॉर्मेट रेयरली है पूछे, बट थोड़ा दिमाग में बैठा लेना कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होता है, कि मतलब जिसने लेटर डिक्टेट किया, जिसने टाइप किया उसका इनिशियल, और इनक्लोजर क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट जो तुमने लेटर के साथ दिए होंगे। नेक्स्ट है कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कभी कभी क्या होता है, ये जो लेटर की कॉपी होती है वो तुमने और लोगों को भी भेजी होती है, मतलब वही सेम लेटर तुमने और लोगों को भी कंपनी के भेजा होता है, तो तुम उनका भी सीसी करके लिख दोगे कि ये लेटर इनको भी गया है। ठीक, जैसे मेल में करते हो। उसके बाद पोस्ट स्क्रिप्ट कर सकोगे। एक्स्ट्रा मैसेज एडेड आफ्टर द लेटर इज कंप्लीटेड। जैसे कोई एक्स्ट्रा मैसेज तुम्हें भेजना है, ठीक, तो वो तुम उसको भी ऐड कर सकते हो जब लेटर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं है तो यार तुम्हें नहीं ज़रूरत है। जैसे PS प्लीज़ मेंबर दिस स्पेशल ऑफर इज़ वैलिड ओनली टिल 31 दिसंबर। जैसे तुम कोई ऑफर लेटर लिख रहे हो तो तुमने लिख दिया कि प्लीज़ ये जो ऑफर है वो इतने तक ही अवेलेबल है, तो आप जल्दी से जल्द खरीद लो।
ठीक। तो पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब कोई एडिशनल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें लगा कि हाँ लेटर कंप्लीट होगा, मुझे एक बार फिर से हाईलाइट कर देनी चाहिए, तो तुम पोस्ट स्क्रिप्ट में डाल सकते हो। ये 12 हेडिंग्स हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया तुम्हारे लिए 8 या वो रेफरेंस हटा दो 7 हेडिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब आप याद रखना, ठीक है। अगर आ जाए एग्जाम में पूरा फॉर्मेट की 12 हेडिंग्स ही पूछ ले तो तुम याद जरूर रखना, रेस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि हमने बिजनेस लेटर को समझ लिया, ठीक है, फॉर्मेट हमने समझ लिया, अब हम आ रहे हैं आपको एक दिखाने। ये देखो, ये एक्चुअल बिजनेस लेटर ड्राफ्ट हुआ है, मैंने तुमको बताया कि क्या क्या लिखना होता है, ठीक है, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से तुम्हें मैंने एग्जाम्पल दिया है एक बिजनेस लेटर का, फॉर्मेट के हिसाब से क्या क्या मेंशन किया है। जैसे कि बताया था कि सबसे पहले आपको लिखना होता है एड्रेस, ठीक है, जो आप हो, जो आप भेज रहे हो, आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो ये कंपनी अल्फाबेट ड्राइव है, इसने भेजना है, तो इसने अपना पूरा एड्रेस, पिन कोड वगैरह लिख दिया, ठीक। उसके बाद 2 लाइन छोड़ के आपने क्या लिखनी है, डेट लिख दो, ठीक। उसके बाद 2 लाइन छोड़ के आप सैल्यूटेशन से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो रेफरेंस नंबर तुमको भी एग्जाम में वो नहीं देगा, मोस्टली नहीं देगा, अगर दे देता है मैम तो डाल देना, मैंने बताया है फिर बेटा, ठीक। उसके बाद तुम स्टार्ट कर दो, जिसको भेज रहे हो, ठीक है, उसको ग्रीट करके, पहले देखो इन्होंने पहले ग्रीट नाम करके उनका एड्रेस लिखा है, तो तुम भी नाम करके एड्रेस लिखो, या फिर डायरेक्ट यू कैन राइट द एड्रेस ऑफ द कंपनी और बिजनेस जिसको तुम भेज रहे हो। एंड देन बेटा आप डियर मिस्टर डोई, जो हमने लिखा था सैल्यूटेशन में, आपको उनको ग्रीट करना है, तो आपने उनको ग्रीट कर दिया। अब यहाँ से आपका बिजनेस लेटर शुरू होता है, जो हमने डिस्कस किए थे कि आपके कितने पैरा हैं, 3 पैरा में है। सबसे पहले आप पर्पस बता दोगे, तो ये भी सबसे पहले पर्पस बताएंगे कि आई एम राइटिंग यू कंसर्निंग अ रीसेंट परचेस, ठीक है, जो इन्होंने रीसेंट परचेस किया उसके बारे में इनका कंसर्न है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, उसके बाद इन्होंने बताया कि इनका क्या डिटेल है, मतलब ये मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ, अभी मैं तुम्हें और दिखाऊंगी कि कैसे कैसे बनेंगे। तुमको अगर ये ब्लर्ड लग रही है इमेज, ठीक है, आई डोंट थिंक कि इतनी ब्लर्ड है, बट हाँ काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, तो इसको बस तुम ये समझो, मैं जो बोल रही हूँ वो समझो, ठीक है। उसके बाद आप पूरी डिटेल दे दोगे कि आपको नोटिफिकेशन मिली थी 2 दिन बाद, जिससे आपको कंफर्म हुआ कि पेमेंट हो गई है ना, जो भी आपका था, आपने पूरा डिटेल बताया कि आपका कंसर्न क्या है, जो आपने रिसेंट इनसे गैजेट्स परचेज किए उसके बारे में आपका कंसर्न है, ठीक है। उसके बाद आप इनको बता रहे हैं कि मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम से पास्ट में वर्क किया है और मुझे आपके सर्विस पे भरोसा है, काइंडली मेरा कंसर्न को भाई रिजॉल्व करिए एज सून एज पॉसिबल, ये आपने इनको बोल दिया, ठीक है। जिससे हमने कहा था कि आपको लास्ट में बहुत ही पोलाइटली अपना बात रख के क्लोज करना है, ठीक, कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर योर सिंसियरली योर फेथफुली, जो मैंने बताया था वो, फिर जो लिख रहा है उसको अपना नाम, अपनी पोजीशन, अपना एड्रेस वगैरह लिख के क्लोज कर देना है, ठीक है। नंबर चाहो तो लिखो, ईमेल आईडी चाहो तो लिखो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक। तो ये था तुम्हारा फॉर्मेट। ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में भी लिखने को आएगा, ये रेफरेंस नंबर और फिर वो अटैचमेंट वाला पॉइंट, ठीक है, सीसी वाला पॉइंट, ये सब नहीं आएगा, नहीं आता है मोस्टली। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से मैम मेरा फॉर्मेट रहेगा कि सबसे पहले मैं जो भेज रहा हूँ मैं अपना एड्रेस डालूंगा, फिर मैं डेट डालूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जिसको भेज रहा हूँ उसका एड्रेस डालूंगा, देन डियर से हम ग्रीट करेंगे, मतलब ग्रीट करेंगे। फिर मेरा कंटेंट होगा जो कि 3 पैरा में डिवाइड करूंगा, पहले पर्पस बताऊंगा, फिर उस पर्पस की डिटेल दूंगा, और लास्ट में मैं उनसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है, क्या उम्मीद कर रहा हूँ, क्या मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे लिए करें, वो लिख के मैं क्लोज करूंगा। देन मैं योर फेथफुली योर सिंसियरली ये लिख के अपना नाम, अपनी पोजीशन वाइंड अप कर दूंगा सिग्नेचर करके, ठीक है। समझ गए आप? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ लेटर्स पे, कि आपके लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं बेटा। अब हम ये समझेंगे कि हमने बिजनेस लेटर समझा कि मैम बिजनेस लेटर ये है, ठीक है, और बिजनेस लेटर का हमने फॉर्मेट समझ लिया। अब आप ये बताइए मैम कि जो लेटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखो बेटा बहुत सिंपल है, तुम जिस पर्पस के लिए लिख रहे हो हम उसको उसका टाइप बोल देंगे। मतलब मैम अगर तुम प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए लेटर लिख रहे हो बिजनेस को, ठीक है, तुम एक बिजनेस मान लो, तुम किसी बिजनेस को इसलिए लेटर लिख रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ उनसे ऑर्डर करना है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर लेटर। तुम कंप्लेन के लिए लिख रहे हो, हम कहेंगे कंप्लेन लेटर। तुम परचेज के लिए लिख रहे हो, वही ऑर्डर परचेज सेम हो गया,
ऑर्डर लेटर। तुम सेल्स के लिए लिख रहे हो, सेल्स लेटर, मतलब तुम्हारा पर्पस क्या है लेटर को लिखने के लिए, उस हिसाब से हम टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर बना देते हैं। सिंपल, ओके। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ लेटर हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। इसका हम चेंज करते हैं कलर। बहुत सारे लेटर्स के टाइप होते हैं और आपकी बुक्स में, आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट लेटर हैं, उनका बाकायदा फॉर्मेट है जो बोला गया है कि बच्चों को आना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, तो मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जो लेटर है तुम्हारा वो है एप्लीकेशन लेटर्स फॉर अ जॉब। देखो, जॉब लेटर जिसे कहते हैं, जॉब लेटर बेटा क्या होता है, जब तुम किसी जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हो जो आप आगे जाके करेंगे, तो चाह रहा है आपका सिलेबस में कि आप बच्चों को पता होना चाहिए कि कल को मान लो तुम 12th के बाद ही किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो तुम कैसे अप्लाई करोगे, कैसे अप्रोच करोगे, है ना, क्योंकि वो कंपनी है, वो बिजनेस है। तुम ऐसे ही कॉल करके उसको नहीं बोलोगे यार तुम्हारा जॉब खाली, क्या मैं जॉब करना चाह रहा हूँ, मुझे जॉब दे दो, या तुम जाके बोलोगे यार मुझे जॉब दे दो, मैं जॉब करना चाहूँ, नहीं नहीं, तरीका नहीं होता। तरीका क्या होता है कि आप बकायदा फॉर्मल वे में उसको लिख के दीजिए, जिससे आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन भी जाए कि यू आर प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। तो वो है आपका पहला लेटर, दैट इज एप्लीकेशन लेटर। किस चीज का एप्लीकेशन लेटर? फॉर अ जॉब, जॉब के लिए, ठीक है। एन एप्लीकेशन लेटर इज अ पर्सनल लेटर रिटन बाय अ पर्सन हु वांट्स अ जॉब। बेटा, एप्लीकेशन लेटर जो आप जॉब के लिए लिख रहे हैं वो कौन लिखता है? वो पर्सन लिखता है जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है। जैसे मुझे किसी कंपनी में जॉब चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी? एप्लीकेशन लेटर लिखूंगी उस कंपनी को कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाह रही हूँ, उसके लिए मैं लेटर लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये पर्सनल लेटर होता है, एक पर्सन जो अप्लाई करना चाहता है किसी के यहाँ जॉब में, वो इस लेटर को लिखता है, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस द एप्लीकेंट। मैम, इस लेटर में क्या होता है? देखो बेटा, इस लेटर में जो अप्लाई कर रहा है वो अपने आप के बारे में बताता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपनी क्वालिफिकेशन हाईलाइट करता है कि वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है, उसने क्या क्या किया है, एंड रिक्वेस्ट करता है एम्प्लॉयर को कि उसको कंसीडर किया जाए जॉब इंटरव्यू के लिए। मतलब उसको जॉब इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जाए, उसको बुलाया जाए, उसका इंटरव्यू लिया जाए, और अगर कंपनी को लगता है कि वो सुटेबल पर्सन है तो उसको जॉब दी जाए। तो जॉब लेटर में सिंपल है कि ये पर्सनल लेटर है। क्यों मैम पर्सनल लेटर है? क्योंकि ये वो पर्सन लिखता है जो जॉब के लिए क्या करना चाह रहा है? अप्लाई करना चाह रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैम इसमें पर्सन लिखता क्या है? बेटा, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा कि वो क्या है, ठीक है। वो अपनी क्वालिफिकेशन लिखेगा कि वो कहाँ तक पढ़ा है। भाई, तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम बताओ तो, तुम 12वीं पास हो, 11वीं पास हो, 12वीं फेल हो, तुम क्या हो? तुम्हें हम कहाँ पे जॉब दे, किस पोजीशन पे जॉब में रख सकते हैं, आप बताइए। इसके अलावा आप रिक्वेस्ट मोड में लेटर लिखेंगे, मतलब आप रिक्वेस्ट करेंगे उससे कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कंसीडर करे, वो आपको बुलाए और आपका इंटरव्यू ले, और अगर वो कंसीडर करता है, इंटरव्यू लेता है, और अगर लगता है उसको कि वो सुटेबल हो, देन फर्दर आपको जॉब के लिए कंसीडर करेगा, ठीक। तो ये लेटर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले समय के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि जब भी तुम्हें लगेगा तुम्हें कोई जॉब चाहिए तो तुम यही लेटर लिखते हुए आगे नज़र आने वाले हो। तो बहुत अच्छे से इसका फॉर्मेट समझ लो, क्योंकि ये रियल लाइफ में काम आने वाला है। ये बुक के लेवल पे मत समझना, ये रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से समझना, शिद्दत से समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसका फॉर्मेट क्या है? इसमें सबसे पहले एप्लीकेंट का एड्रेस और डेट होगा। बेटा, फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है। तुम अप्लाई कर रहे हो ना, तुम अपना एड्रेस लिखो एंड देन डेट लिखो, जैसे उसमें था। जो भेज रहा था वो अपना एड्रेस लिखता था, फिर डेट लिखता था, सेम। तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम अपना एड्रेस लिखो और डेट लिखो। योर एड्रेस इज रिटन एट द टॉप, तुम्हारा एड्रेस टॉप पे लिखा जाएगा, चाहे तुम राइट साइड लिखो चाहे लेफ्ट साइड। हम बेसिकली इधर से ही लिखते हैं पूरा लेटर, तो हम ये वाला अडॉप्ट कर लेंगे कि टॉप लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे? अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद उस एड्रेस के नीचे क्या लिख दोगे? डेट लिख दोगे। देखो ये ऐसे, 825 पटेल नगर, दिल्ली, अपना पिन कोड
तुमने लिख दिया, अपना एड्रेस लिख दिया। इसके बाद तुम क्या लिखोगे, डेट लिखोगे कि 15 जनवरी 2025, ठीक है। सबसे पहले अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस, जैसे तुम जहां भी रहते हो तुम्हें पता होगा तुम्हारा पूरा एड्रेस क्या है। उसके बाद डेट, देन आप इनसाइड एड्रेस लिखेंगे। मतलब मैम, मतलब बेटा जिसको तुम भेज रहे हो उसका एड्रेस वहाँ नहीं था, सेम तो यही था। हाँ मैम सेम था। सो दिस इज द एड्रेस ऑफ द पर्सन या ऑफिस टू होम द लेटर इज बिंग सेंड। मतलब जिस ऑफिस में तुम काम करना चाह रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे आप, ठीक। कि HR मैनेजर नेशनल प्लास्टिक लिमिटेड मुंबई, यहाँ तुम जाना चाह रहे हो, यहाँ तुम अप्लाई करना चाह रहे हो, तो तुमने उनका एड्रेस लिख दिया। क्वेश्चन में, पेपर में तुमको एड्रेस देगा, मतलब बताएगा कि ये पर्सन लिख रहा है, या तो कह देगा तुम लिख रहे हो, तो तुम अपना लिख देना एड्रेस। अगर वो बताता है कि जॉर्ज है वो लिख रहा है, तो तुम पहले उसका एड्रेस लिखना, फिर डेट लिखना, एंड देन वो जिसको लिख रहा है उसका एड्रेस लिख देना, ठीक। इतना तो कर लोगे ना? हाँ मैम इतना तो हमें समझ में आ गया, हम इतना कर लेंगे, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, जैसे उसमें था सैल्यूटेशन, अब तुम ग्रीट करोगे, मतलब एकदम से कूदने से पहले थोड़ा सा ग्रीट कर दो, मतलब जिसको लगे कि अच्छा चलो रिस्पेक्टली हमको ये बोल रहा है, एड्रेस कर रहा है। तो ग्रीटिंग होगी लेटर की कि डियर सर, डियर मैडम। अगर तुम्हें बताएगा किसको लिख रहे हो, पर्सन का नाम देगा, जैसे मेंशन कर दिया है ये है पर्सन मेल है, तो डियर सर से कर सकते हो, अदरवाइज डियर सर डियर मैम बेटर, ठीक। ओपनिंग पैराग्राफ, अब बेटा कंटेंट शुरू हो जाएगा, जैसे उसमें मैंने बताया था बॉडी मतलब कंटेंट शुरू। पहला होगा क्या, ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में आप क्या लिखते हैं वो हम बताएंगे, बस इतना याद रखना कि ओपनिंग पैराग्राफ शॉर्ट हो, क्लियर हो, और डायरेक्टली मेंशन करता है यहाँ पे सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर, बेटा पर्पस। और अगर तुमने कोई ऐड देख के तुम आए हो, मतलब कंपनी ने कहीं एडवर्टीजमेंट निकाला होगा कि हम इस पोस्ट का एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ जगह खाली है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर रहे हो, तो तुम अगर कहीं ऐड वैड देख के आए हो तो बता दोगे कि मैंने आपका ऐड यहाँ देखा था और इसलिए मैं जॉब में अप्लाई कर रहा हूँ। अदरवाइज तुम सिंपल बता सकते हो कि मैं आपकी कंपनी को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपकी कंपनी को मानता हूँ, बहुत उसकी गुडविल है, अच्छी है, रेपुटेटेड है, और मैं ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग, ठीक है। तो पर्पस लिख देना, ठीक है मैम। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 7 जुलाई आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, अब जो भी पोस्ट है, मतलब मान लो कंपनी ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवाई थी, ठीक। तो तुम वो देख के आए हो और फिर तुम अप्लाई कर रहे हो, तो तुम लिख दोगे, मेंशन कर दोगे। इसके भी मैं टाइप्स भी बताऊंगी कि इसको कहते क्या है, जहाँ पे तुमको एड्स देख के लिखना होता है और जहाँ तुम बिना एड्स देख के लिखते हो। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये कॉमन बता रही हूँ तो याद रखो कि तुम लिखोगे, या तो तुम लिखोगे कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, कब वो ऐड आया था, 7 जुलाई को आया था, आई विश टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए उन्होंने निकाला होगा उसके लिए तुम अप्लाई कर रहे हो। मल्टीपल पोस्ट होंगी तो तुम बताओ कि तुम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट योर फेवरेबल कंसिडरेशन ऑफ माई क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश एडवर्टीज्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड। या तो ये तरीका हो सकता है बेटा, या तो ये तरीका हो सकता है, जो तुम्हें सुटेबल लगे तुम वो उस तरीके से लिखने आना कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी क्वालिफिकेशन को कंसीडर करिए सही तरीके से, मतलब इन अ गुड वे, इस पोस्ट के लिए जो आपने एडवर्टाइज कराई थी हिंदुस्तान टाइम्स में, जो तारीख को करवाई थी वो लिख दो। तुम्हें जो अच्छा लग रहा हो, जैसे मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये वाला यूज करना चाहिए कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड इतना, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से तुम लिख सकते हो, तुम्हारी शुरुआती लाइन क्या होनी चाहिए। और बेटा अगर एग्जाम में तुम्हें बताता है कि इस जगह उन्होंने अपनी निकाली थी वैकेंसी, ठीक है, इस तारीख को, तो तुम ये लाइन रट के चले जाओ, ताकि एग्जाम में ना तुम, मतलब प्रेशर बहुत होता है, तो तुम ये मत सोचो यार कैसे शुरू करूँ, एक बार याद दिमाग में बैठा लो कि हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट
जो एडवर्टीजमेंट जहाँ निकला हो, जिस न्यूज़पेपर में उसका नाम, जिस तारीख को निकला हो उसका नाम, और जिस पोस्ट के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो वो, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट आता है इसका मिडिल पैराग्राफ। मिडिल पैराग्राफ बेटा एज ये जॉब एप्लीकेशन है तो अब आप अपनी डिटेल देंगे। क्या दोगे? डिटेल दोगे। जैसे मैम, जैसे तुम्हारी एज, डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, शादीशुदा हो, ठीक है, तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी स्किल, तुम्हारा अचीवमेंट, तुम्हारा रेफरेंस, तुम्हारा जैसे किसी ने तुम्हारे बारे में फीडबैक दिया हो उसका टेस्टिमोनियल तुम अटैच कर सकते हो, ठीक। मस्ट बी रिटन इन सिंपल एंड क्लियर सेंटेंस। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा, अपना CV अटैच कर देते हैं, वहाँ पे लिख के बोल देते हैं कि मतलब मेरी क्वालिफिकेशन सब कंसीडर करिए, मैं अपना CV अटैच कर रहा हूँ, यू कैन गो थ्रू इट। तो तुम इंस्टेड ऑफ ये गाथा लिखना एक पैरा में, तुम CV अटैच करो, वो ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है कि हाँ चलो भाई इतना गोचा पोचा नहीं क्या, एक हमने अटैच किया इसने एप्लीकेशन की लेटर के साथ CV, तो हम CV देख लेते हैं कि इसका CV क्या कह रही है, क्या इसकी एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या रेफरेंस है, तुम वो भी लिख सकते हो। अदरवाइज तुम पैरा में भी अगर CV नहीं अटैच कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को मेंशन करोगे। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट बेटा आता है कंक्लूजिंग पैराग्राफ। उसके बाद तुम क्या करोगे, पोलाइटली बेटा कंक्लूड करोगे। मतलब जब तुमने उनको बता दिया कि मैं ये एडवर्टीजमेंट देख के आया हूँ, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये है मेरा राम गाथा कि मैं ये इतना पढ़ा हूँ, मेरा ये स्किल है, मेरे अंदर ये टैलेंट है ना, जब तुमने उनको पूरा बता दिया, अपना ब्यौरा दे दिया, उसके बाद तुम पोलाइटली क्लोज करोगे। मतलब तुम पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि भाई आप मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाओ, ठीक है, आप मेरे को इंटरव्यू के लिए कंसीडर करो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कंसीडर मी फॉर द इंटरव्यू, कर सकते हो। कॉन्फिडेंस शो करना है, टोन में ऐसा ना लगे कि तुम भीख मांग रहे हो, सर प्लीज मुझे बहुत जरूरत है, मुझे कंसीडर कर लो, ऐसा नहीं साउंड होना चाहिए, ठीक है। बी सिंपल एंड रिस्पेक्टफुल, सिंपल रहिए और रिस्पेक्टफुल वे में आप उनसे कहिए। जैसे मैम कैसे कहेंगे, एग्जाम्पल दे दूं, आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे रिप्लाई मुझे जल्दी मिलेगा, ठीक है। ये आई लुक फॉरवर्ड टू एन इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस, मैं फ्यूचर में आपके साथ इंटरव्यू देख रहा हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगे जब आपके लिए सुटेबल होगा। एग्जाम्पल ऑफ इनअप्रोप्रिएट क्लोजिंग, क्या नहीं लिखना है मैम ये बता दो, क्योंकि हम वही लिख के आते हैं, हमारे दिमाग में वही घूमता है। देखो ये मत लिखना कि आई रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड इनफ टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर रेप्यूटेटेड फर्म, आई रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड इनफ, ये मत लिखो टू बी काइंड इनफ, आप इतने मेरे लिए उतना रहें, काइंड रहें कि प्लीज़ आप मेरे को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि मैं आपकी कंपनी के साथ काम कर पाऊँ। ये साउंड करेगा कि तुम कहीं ना कहीं भीख मांग रहे हो, ठीक है। तुम सिंपल बोलो कि मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ जल्दी कि आप मेरे को कंसिडर करें, मैं देखता हूँ आगे आपके साथ मैं इंटरव्यू करूँ, आप मेरा लेंगे जब आपको सुटेबल लगे। से वो दिखा रहा है कि तुम्हारी गरज नहीं है इतनी, ठीक है। उनको जब लगेगा तो तुमको है कि हाँ आप हमें बुलाएंगे, ठीक, ऐसा। तो कंक्लूजिंग पैराग्राफ में तुम्हें पोलाइटली उनसे क्या कहना है कि मैं आपसे सुनने के लिए आशा में हूँ, आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून, ठीक है, ये लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट योर फेथफुली, अपना सिग्नेचर, अपना नाम लिख देना, सिंपल, क्लोज करो। और बेटा अगर तुमने कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया है लेटर के साथ, जैसे कि तुमने अपना CV अटैच किया है या तुम्हारे कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो तुमने अटैच किए हैं, तो इनक्लोजर्स में डाल दो कि एट द एंड मैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनक्लोजर में लिख दो, मैं अटैच कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन लेटर के साथ, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे मेरी CV या तुमने कोई स्कूल में या कहीं पर कोई सर्टिफिकेट जीता हो, है ना, या तुमने कोई कोर्स किया हो डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, उसका सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, वो तुम दिखाना चाह रहे हो तो तुम उसको अटैच कर सकते हो, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि जॉब लेटर हम कैसे लिखते हैं, ये है बेसिक फॉर्मेट जो कि बेटा हर उसमें है और तुमको अब समझ में भी आ गया हो, दिमाग में बैठ भी गया होगा कि सबसे पहले मैम मैं अपना एड्रेस, उसके बाद डेट, फिर जिसको भेज रहा हूँ उसका एड्रेस, फिर ग्रीट करेंगे, ठीक। ग्रीट करने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे,
सबसे पहले पर्पस बताएंगे, फिर डिटेल देंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे, एट द एंड हम योर फेथफुली लिख के वाइंड अप करेंगे, साइन करेंगे, और जॉब एप्लीकेशन में अगर इंक्लोजर है, डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं क्योंकि आप करते ही हो, तो वो आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। ओके, मूविंग नेक्स्ट बेटा, आपका जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एड्स देख के आए हो, तो ऐड लिखो कि कहाँ पे उन्होंने वैकेंसी निकाली थी, कहाँ पे तुमने देखा हो तुम अप्लाई कर रहे हो। और मान लो तुम ऐड नहीं देख के आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बिहाफ पे आपके जो लेटर है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक है सॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर और एक आएगा अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर। सॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर क्या होता है मैम? सॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर बेटा वो लेटर होता है जो आप लिखते हो इन रिस्पॉन्स टू जॉब एडवर्टीजमेंट, मतलब जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट कंपनी ने निकाली थी, और उस कंपनी के उस एडवर्टीजमेंट को देख के तुम क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो सॉलिसिट एप्लीकेशन लेटर वो लेटर होता है जो आप लिखते हो इन रिस्पॉन्स टू जॉब एडवर्टीजमेंट। क्लियर हो गया? ओके, द एम्प्लॉयर इनवाइट्स एप्लीकेंट्स थ्रू एन एड। यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो इनवाइट करता है एप्लीकेंट्स को एड्स के थ्रू, क्योंकि उसने एड निकाला था और तुमने एड देखा कि भाई इस कंपनी की वैकेंसी आई है, तुमने ऐड देखा और तब तुम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तब तुम अप्लाई कर रहे हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर। द कैंडिडेट अप्लाइज बिकॉज कंपनी ने बोला है, कंपनी आस्क फॉर इट, तुम अपने मन से नहीं अप्लाई कर रहे हो, कंपनी ने वैकेंसी निकाली थी न्यूज़पेपर में, उसने बोला था कि उसको एम्प्लॉयज की नीड है, उसने कहा था जो अपने आप को सुटेबल कंसीडर करते हैं वो हमारे यहाँ अप्लाई करिए, इसलिए तुमने वो लेटर उस कंपनी को लिखा है वहाँ अप्लाई करने के लिए। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं सॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर। मतलब एग्जाम्पल, एन एड केम्स इन टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में जैसे कोई ऐड आया था कि वांटेड जूनियर अकाउंटेंट अप्लाई बिफोर 30 जुलाई, कि हमें क्या चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट की ज़रूरत है, 30 जुलाई से पहले पहले आप लोग क्या करिए, अप्लाई करिए। उस केस में अगर तुम एप्लीकेशन लेटर देते हो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए उस कंपनी को, तो उसे हम बोलेंगे सॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर, क्योंकि कंपनी ने जॉब निकाली थी, उसने बोला था कि आप लोग अप्लाई करिए, इसलिए तुम उस अप्लाई कर रहे हो, इसलिए तुम कंपनी को एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हो उस जॉब में अप्लाई करने के लिए, उस पोस्ट के लिए, तो इसे हम बोलेंगे सॉलिसिटेड एप्लीकेशन। देखो हो सकता है एग्जाम में तुमसे सॉलिसिटेड एप्लीकेशन और अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन में डिफरेंस या इनकी मीनिंग पूछे, तो दिमाग में बैठा लेना, कोई ऐसा रूल नहीं है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। जब कंपनी जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट निकलवाती है और वो ऐड देखने के बाद तुम उस कंपनी में उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो वो होता है सॉलिसिटेड, कि कंपनी ने बुलाया तो तुम गए, ठीक है। अनसॉलिसिटेड क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट मतलब मैम, एन अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन इज द लेटर यू राइट विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट। कंपनी ने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाली थी कि उसको जूनियर अकाउंटेंट की जरूरत है, कुछ नहीं निकाला था उसने, देन भी तुमने वहां पे अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए, ये सोच के कि यार हो सकता है खाली हो तो मुझे कंसीडर कर ले, हो सकता है, तो हो सकता है कि वजह से तुमने अप्लाई किया है, ठीक है। कोई जॉब ऐड नहीं निकाला था कंपनी ने। द कैंडिडेट अप्लाई ऑन हिज ओन, तुम खुद से अप्लाई कर रहे हो, खुद से इनिशिएटिव ले रहे हो कि यार चलो देखते हैं। ही होप दैट अ वैकेंसी में एग्जिस्ट, तुम उम्मीद कर रहे हो कि शायद पोजीशन खाली हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे तुम डायरेक्टली लिखते हो, जैसे मान लो कि टीसीएस पे तुम्हें जॉब चाहिए, उन्होंने कोई ऐड नहीं निकाला कि उनके यहाँ खाली पोस्ट है या कुछ भी, लेकिन तुम्हें लगा कि यार खाली हो सकती है, या हो सकता फ्यूचर में हो जाए, तो मेरे को कंसीडर कर ले, एटलीस्ट मैं अप्लाई कर दूँ। तो तुमने क्या किया, टीसीएस को एप्लीकेशन लेटर लिखा, उनको बोला कि क्या उनके यहाँ कोई ओपनिंग है, तो उनको
मतलब वो तुम्हें कंसीडर करे, तुम्हारा इंटरव्यू के लिए तुम्हें कॉल करे, ठीक है। तो ये तुम लेटर लिख रहे हो उसको ये सोच के कि शायद वैकेंसी हो, मतलब उसने कोई ऐड नहीं निकाला, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अनसॉलिसिटेड। तो सॉलिसिटेड में और अनसॉलिसिटेड में यही डिफरेंस है कि जो सॉलिसिटेड होता है आपका वो ऐड निकालती है कंपनी, कंपनी ऐड निकालेगी और वो देख के तुम अप्लाई करोगे। अनसॉलिसिटेड में इसका अपोजिट, मतलब कंपनी ऐड नहीं निकालेगी, तुम अपने ऑन योर ओन अप्लाई करोगे, मतलब कंपनी ने कोई ऐड नहीं निकाला, नो जॉब ऐड, तुमने खुद से अप्लाई किया है, खुद से सोच के, बस यही डिफरेंस है, ये याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया तुम्हें बार बार एग्जाम्पल देके, इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो डिफरेंस भी लिखाएगा। क्या है, सबसे पहले जॉब एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे डिफरेंस था कि नहीं था? हाँ मैम था, ये तो मेजर यही था कि सॉलिसिटेड लेटर हम तब लिखते हैं क्योंकि एडवर्टीजमेंट आई थी, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट इशू किया था, उसके वजह से हमने अप्लाई किया वहाँ पे। और अनसॉलिसिटेड लेटर हम लिखते हैं बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, मतलब कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकल रहा था, देन टू वी आर अप्लाइंग, राइट। इनिशिएटिव की बात करें तो एम्प्लॉयर इनवाइट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए कौन इनवाइट करता है? एम्प्लॉयर। भाई एम्प्लॉयर ने ही तो ऐड निकाला और ऐड देख के आप गए हो वहां पे, तो एम्प्लॉयर ने इनिशिएट किया, ठीक है, उसने पहले ऐड निकाला, देन आप ऐड को देखते हुए गए हो। बट यहाँ पे क्या एम्प्लॉयर ने कोई इनिशिएटिव लिया? नो मैम, यहाँ तो आपने खुद इनिशिएटिव लिया, एप्लीकेंट हिमसेल्फ टेक द इनिशिएटिव, यहाँ पे आपने खुद इनिशिएटिव लिया, यहाँ एम्प्लॉयर ने थोड़ी ना कोई जॉब वॉब निकाल के सबसे पहले शुरुआत पहल करी है, या तुमने खुद पहल करी है, ठीक। रेफरेंस की बात करें बेटा तो रिफर टू एडवर्टीजमेंट विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, मतलब यहाँ पे तुम लिखते हो ना कि तुम्हारा एडवर्टीजमेंट को देख के मैं आया हूँ, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, नो रेफरेंस इज मेंशन बिकॉज देयर इज नो एडवर्टीजमेंट, क्योंकि कोई एडवर्टीजमेंट ही है तो तुम क्या बताओगे कि मैं आपका ये ऐड देख के आया हूँ, कोई एडवर्टीजमेंट का रेफरेंस नहीं दे पाओगे यहाँ पे तुम, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपका अनसॉलिसिटेड लेटर, जॉब एडवर्टीजमेंट, इनिशिएटिव और रेफरेंस के बेसिस पे, ठीक है, याद हो गया? यस मैम। अब मैम एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल दे दे आपको, थोड़ा और अच्छा कर दे आपको कि मैम अनसॉलिसिटेड आया, सॉलिसिटेड आया, तो बता दीजिए कैसे लिखेंगे, एक बार हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो चलो मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी कि मोस्टली चांसेस देखो बेटा ये होते हैं कि पेपर में तुमसे लेटर का फॉर्मेट वगैरह पूछ ले, या इस तरीके के लेटर में सॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड में डिफरेंस वगैरह पूछ लें, वो ज़्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि अगर ये तुमसे जॉब लेटर लिखवाने लग गए ना इसका और CV बनवाने लग गए तो तुम्हारा ना पेपर फिर छूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा। तो मोस्टली चांसेस में ऐसा नहीं आता है कि वो तुमसे CV बनवा के पूरा लेटर बाकायदा लिखवाएं, है ना, या तो तुमसे ये कह सकते हैं कि CV मान लो तुमने अटैच करी है, थोड़ा बेसिक अपना दे दो ओवरव्यू, वो पॉसिबल है, क्योंकि अभी मैं जब तुमको लेटर दिखाऊंगी और मैं CV भी बताऊंगी तुमको, तो तुमको लगेगा कि अरे मैम यह कैसे लिख के आएंगे इतना बड़ा, तो घबराओ मत, इतना नहीं आता है डिटेल में। एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ अ जूनियर अकाउंटेंट ट्रेनी, तुम ये लेटर किसके लिए लिख रहे हो, किस जॉब के लिए लिख रहे हो? जूनियर अकाउंटेंट ट्रेनी, अनसॉलिसिटेड। अनसॉलिसिटेड मतलब कंपनी ने कोई ऐड नहीं निकाला था, ठीक, तुम खुद से अप्लाई कर रहे हो जूनियर अकाउंटेंट ट्रेनी के लिए कंपनी में। मैम हमको बताएगा पेपर में, बताएगा तुमको पेपर में कि किस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, ओके। यस मैम। तो सबसे पहले क्या था, द पर्सनल मैनेजर मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड कोलकाता। डियर सर, यहाँ से देखो बेटा ये जो फॉर्मेट का एग्जाम्पल है ना, इसमें तुम्हें इन्होंने पहले तुम्हारा एड्रेस और डेट और ये सब नहीं लिखा है, इन्होंने डायरेक्ट जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिख के स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो तुम भी स्टार्ट करोगे, लेकिन बेटर है तुम फॉर्मेट पूरा फॉलो करना। सबसे पहले तुम अपना एड्रेस लिख देना, फिर डेट लिख देना, देन तुम जिसको भेज रहे हो तुम उसका लिखना, ठीक है। तुम यहाँ से नहीं एकदम से स्टार्ट करना, तुम अपना एड्रेस वगैरह लिखना पहले। द पर्सनल मैनेजर मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड कोलकाता।
अगर जैसे पेपर में नहीं बोला है कि एड्रेस वगैरह आपको मेंशन करना है या बोला है डायरेक्ट लिखना ही है, तो आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। डियर सर के आपने क्या करा, तुमने बोला देखो यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं देना ऐड का, गलती से भी मत देना। अगर ब्रैकेट में उसने मान लो उसने, वैसे तुमको पेपर ऐसा बोलेगा नहीं कि ये ऐड आया, अगर वो बोलेगा ऐड वैड का नाम बताएगा कि किस न्यूज़पेपर में निकला था, तभी तुम रेफरेंस देना, अदरवाइज तुम खुद भी समझ जाना कि अनसॉलिसिटेड है। I request you to consider my qualification and experience for the post of junior accountant trainee in your company. सबसे पहले तुम रिक्वेस्ट करो, क्या रिक्वेस्ट करोगे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंसीडर करिए मेरी एप्लीकेशन और मेरी क्वालिफिकेशन और मेरे एक्सपीरियंस को, क्या कंसीडर करिए, मेरी क्वालिफिकेशन और मेरी एक्सपीरियंस को कंसीडर करिए। किसके लिए कंसीडर करिए, जूनियर अकाउंटेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अपनी कंपनी में। आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडेटा विद दिस एप्लीकेशन। उसके बाद सिंपल तुमने लिख दिया कि मैं अपना बायोडेटा जो है वो इस एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, और तुमने क्लोज कर दिया। मैम आपने तो कहा था कि हमें डिटेल लिखनी होगी और फिर हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ बेटा, यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पर्सन सीवी अटैच कर रहा है, तो इसने इतना डिटेल में नहीं लिखा, क्योंकि बार बार गाथा क्यों गानी तुमको, तुमने सीवी में भी तो वही गाथा गानी है, तो तुम इतना बार बार रिपीट क्यों करना चाह रहे हो। ठीक है, जब तुम सीवी अटैच कर रहे हो तो वहां पे भी तुम अपनी क्वालिफिकेशन एज सब मेंशन करोगे, तो लेटर में भी उसको डबल डबल मेंशन करके क्या बेवकूफ़ी, इसलिए नहीं लिखा है। बट देखो मेंशन करना है तुम्हें भी कि आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडेटा, कि मैं इनक्लोज कर रहा हूँ अपना बायोडेटा जो है वो मैं दे रहा हूँ, आपको ऐड कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन के साथ। तो सबसे पहले तुम्हें रिक्वेस्ट करनी है, चाहो तो लाइन याद कर लो, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, इन योर कंपनी, आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडेटा with this application, then with warm regards your faithfully, अपना नाम और इनक्लोज कर रहे हो बायोडेटा के साथ। ठीक है, इस तरीके से तुम इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अभी मैं एक और दिखाऊंगी, उसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न है, मतलब पैटर्न तुम्हें जो चूज करना तुम कर सकते हो। अब देखो इसने बायोडेटा अटैच किया है, बायोडेटा है ये उसका, उस बायोडेटा में मतलब सीवी में क्या क्या लिखा है, नेम लिखा है उसका, यहाँ देखो उसने नाम एड्रेस दे दिया, इसीलिए वहाँ पे उसने अपना एड्रेस नहीं दिया। तुम भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि अपना एड्रेस वगैरह डेट वगैरह हटा दो, मतलब मत लिखो, क्योंकि तुम सीवी में ऑलरेडी अपना एड्रेस नेम सब कुछ लिखने वाले हो। ठीक है, तो चाहो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो, कटेगा नहीं नंबर। ठीक, बायोडेटा में तुमने अपना नाम लिखा, तुमने अपना एड्रेस लिखा, तुमने अपनी एज लिखी और तुमने अपना मैरिटल स्टेटस लिखा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सारी देनी है। फिर अपने फिजिक के बारे में लिखा कि तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारी हेल्थ कितनी कैसी है, जैसे तुम्हारी हेल्थ परफेक्ट है। फिर तुमने अपनी एजुकेशन लिखी, ये चीज़ थोड़ा याद रखो कि सबसे पहले अपने बारे में ब्रीफिंग कर दो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा मैरिटल स्टेटस क्या है, हाइट वेट, ठीक है, हेल्थ। फिर एजुकेशन पे आ जाओ, ये सब तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब तुम्हारी थोड़ी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लिखो, इस तरीके से तुम बना सकते हो। अब जैसे तुमको अप्लाई करने के लिए बोलेगा, 12th में हो तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपना 10th का नंबर लिख पाओगे, है ना, 11th का नंबर लिख पाओगे, उससे ज़्यादा तुम्हें क्या ही पता है, तो इसीलिए याद नहीं आएगा। पता है बायोडेटा तुमसे लिखने को वो नहीं बोलेगा, तो इतना तो यार डिटेल में वो नहीं बोलेगा तुमको, क्योंकि तुम कितना ही बना लोगे, या तो वो बायोडेटा तुम्हें दे ही देगा डिटेल वगैरह। ठीक है, जैसे हमने लिखा एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज और सब्जेक्ट क्या थे मेरे। जैसे मैंने लिखा कि मैंने एक एसएससी और 10th जो भी किया है वो किया है, जिस साल में किया है वो लिख दिया, जिस बोर्ड से किया है वो लिख दिया, जितने परसेंटेज मेरे आए हैं इसमें वो लिख दिया, और मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे। इसके बाद 12th क्लास में कब मैंने पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है और उसमें मेरे कितने परसेंट आए थे और मैं कौन से सब्जेक्ट से था। फिर मैंने बीकॉम किया है, किस साल में किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया और मेरे कितने परसेंट आए थे और मेजर मेरे सब्जेक्ट क्या थे। ये लेटर ना जब तुम ग्रेजुएशन में होगे और कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे या 12th के बाद कहीं अप्लाई करोगे, तब तुम्हें बहुत मदद करेगा कि तुम अपनी क्वालिफिकेशन तो वहाँ पे बाकायदा लिख पाओगे। तो कुछ नहीं होता क्वालिफिकेशन में, सबसे पहले तुमने क्या किया है, ठीक। फिर जैसे बहुत लोग अपना स्कूल का नाम भी लिखते हैं, चाहो तो लिखो, या जिस साल पास हुए हो। फिर देखो
जिस बोर्ड से किया है, यूनिवर्सिटी से किया है, बहुत लोग अपना स्कूल का नाम भी लिखते हैं, वो भी तुम लिख सकते हो। परसेंटेज तुम्हारे जितने आए, सब्जेक्ट चाहो तो लिखो ना लिखो, मतलब हर लोग का तरीका होता है कि तुम कैसे करो, बट ये बेस्ट है कि तुम इस तरीके से अपना डिटेल दे दो, तथा अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दो। इसके अलावा तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रही हो बेटा, जैसे तुम किसी में मेंबर रहे हो, कुछ तुमने जैसे स्टेट लेवल पे कुछ गेम खेला हो, है ना, कहीं डिबेट में पार्टिसिपेशन किया हो, कहीं स्पीच में पार्टिसिपेशन किया हो, तो वो मेंशन कर दो। फिर तुम्हारा अगर कोई एक्सपीरियंस रहा हो, जैसे ये जो पर्सन लिख रहा है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, भाई इसको एक्सपीरियंस था, क्या एक्सपीरियंस था कि मैम इसने टाइपिस्ट की तरह काम किया था ABC एंड सन्स में ग्रेजुएशन के साथ साथ। अब बेटा ये याद रखना, एग्जाम में वो तुम्हें अगर किसी का लेटर लिखवाएगा जॉब का तो वो डिटेल दे देगा सारी कि ये पर्सन ये एक्सपीरियंस होल्ड करता है, या किसी ब्रांच में काम किया है तो वो लिख दिया, ठीक है, ये सब उसने लिख दिया। फिर टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स क्या कि जैसे तुम्हारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंसी कॉलेज दिल्ली के तुम्हारे जो प्रिंसिपल हैं, वो तुम्हारे बारे में उन्होंने कुछ लिखा कि ही वॉज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड एट दिस इंस्टीट्यूट एंड फलाना धमाका, तुम्हारी तारीफ, वो तुम उनका ऐड कर सकते हो। या जैसे इनके मैनेजर थे, उनका इन्होंने टेस्टिमोनियल ऐड किया कि उन्होंने इनके बारे में क्या दिया, जिससे लोगों को जॉब लेटर जो पढ़ रहे हैं, बायोडेटा पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ जाए कि हाँ भाई इसके बारे में सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सबने इसका अच्छा ओवरव्यू दिया है। फिर अपना तुम रेफरेंस लिख सकते हो। देखो जॉब लेटर में रेफरेंस लोग लिखते हैं, जैसे कि कंपनी होती है उसको वेरीफाई करना होता है कि ये बंदा कैसा रहा पहले जहाँ काम किया है, तो वो कॉल करके पूछती भी है, तो तुम रेफरेंस उनको दे सकते हो कि जो मेरा एम्प्लॉयर था उसने एग्री किया कि वो मेरा रेफरेंस आपको दे देगा, उनका नाम ये है डॉक्टर BS रॉय MBBS दिल्ली, ठीक है, और उनका नंबर भी लिख सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखोगे ताकि वो कॉन्टैक्ट कर पाएँ, ठीक है। फिर लैंग्वेज अगर तुम्हें जो आती है वो लिख दो कि मुझे बंगाली, इंग्लिश, हिंदी आती है। फिर तुम इंक्लोज कर दो, ठीक है, उसको इंक्लोज कर दो, डेट डाल दो, यहाँ पे इन्होंने डेट डाली, तुम स्टार्टिंग में भी डेट डाल सकते हो, बट सिंस तुमने स्टार्टिंग में डेट डाली नहीं थी क्योंकि तुमने डायरेक्ट डियर जिसको लिख रहे थे उससे शुरू कर दिया था, तो तुम लास्ट में डेट लिख सकते हो, योर फेथफुली SK चक्रवर्ती। या तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है तो तुम जो फॉर्मेट मैंने बताया स्टार्टिंग से वही फॉलो करो, ठीक है, और वैसे ही लिखते आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बट हाँ, बायोडेटा याद रखना कि पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है कुछ, लैंग्वेज जो जानते हो वो, एम्प्लॉयर का कोई टेस्टिमोनियल अगर है तो, रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स हैं तो देके वाइंड अप करो, ठीक है। यस मैम। इसके अलावा अगर सॉलिसिटेड आ जाए, सॉलिसिटेड मतलब निकाली थी जॉब, जो जहाँ अप्लाई कर रहे हो उन्होंने जॉब पोस्ट निकाली थी, एडवर्टीजमेंट निकाला था न्यूज़पेपर में, तो तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो फॉर द जॉब ऑफ लेक्चरर इन कॉमर्स, मतलब कॉमर्स के लेक्चरर की पोस्ट निकली थी, तो उसके लिए तुम अप्लाई कर रहे हो न्यूज़पेपर में देख के, तो तुम वो, अब देखो यहाँ पे पूरा फॉर्मेट है फॉलो, कि तुमने अपना एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखी, फिर जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखा, फिर डियर सर, तुम यही फॉर्मेट फॉलो करना, तुम कंफ्यूज मत हो, तुम यही फॉलो करना कि सबसे पहले अपना एड्रेस, डेट, जिसको आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस, एंड देन डियर सर से शुरू कर दो कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, जो मैंने बताया था तुमने एडवर्टीजमेंट देख के आए हो, तो विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन इंडियन एक्सप्रेस डेटेड 8 मार्च 2024, डेट तुम्हारा एग्जाम देगा नहीं देगा तो उसी दिन की डाल देना, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर इन कॉमर्स। तुम्हारा एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस है यहाँ, इसीलिए उसने रेफरेंस बताया कि जो तुमने एडवर्टीजमेंट निकाला था इंडियन एक्सप्रेस पे इस तारीख को, उसके रेफरेंस के बिहाफ पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ पोस्ट ऑफ सीनियर लेक्चरर इन कॉमर्स में for a newly established college. A qualified teaching faculty is essential, and I am confident that my academic and achievement, teaching experience and active involvement in extracurricular activity make me suitable for the post. अब तुम थोड़ा सा और उसको lucrative बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो कि since आपका नया कॉलेज है और नए कॉलेज के लिए एक ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो जिनके अंदर पोटेंशियल हो, जो एक्टिव हो, जो अपना बेस्ट दे पाएँ, और मैं अपने आप को उतना काबिल समझता हूँ, तो मैं आई थिंक कि मैं बेस्ट रहूँगा इस पोस्ट के लिए। उसके बाद तुमने लिख दिया कि अपना बायोडेटा जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, इनक्लोज कर रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसको कंसीडर करिएगा। मे आई रिक्वेस्ट अ पर्सन इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस। देखो तुम्हारी आपकी कन्वीनियंस पे मैं
आपसे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू भी लें. आई मे फर्दर एक्सप्लेन माई क्वालिफिकेशन, ताकि मैं अपनी फर्दर क्वालिफिकेशन आपको और एक्सप्लेन कर पाऊँ. ठीक है. फिर तुमने वाइंड अप कर दिया योर फेथफुली, तुम्हारा जो नाम है उसको लिख के. ठीक है. तो ये पूरा फॉर्मेट भी फॉलो हुआ है यहाँ पे आपका, जो मैंने आपको बताया था, और थोड़ा डिटेल में. बाकी बेटा बायोडेटा लिख रहे हो इसलिए तुम्हें नेम एज यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे तुम सिंपल पर्पस बता दो, और थोड़ा बहुत इन्होंने देखो यहाँ पे अच्छा भी किया है कि बताया भी है कि एज ये जॉब है तो ऐसा चाहिए होता है पर्सन, तो मैं अपने आप को ऐसा कंसीडर करता हूँ, तो आप मुझे कंसीडर करिए, मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाइए, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसा लिख के आप क्लोज कर सकते हो. बोल सकते हो कि बायोडेटा अटैच किया है. अब इन्होंने अपना बायोडेटा, अब सिंस ये लेक्चरार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके बायोडेटा में पूरा लेक्चरार वाला फील आएगा तुम्हें. तो इनका बायोडेटा देख लो चाहे तो. सबसे पहले पर्सनल डेटा दिया इन्होंने, नाम, डेट, एज, हाइट, वेट, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, टेलीफोन नंबर. ठीक है, जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो दे दी. फिर पूरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी पढ़े लिखे हैं, जहाँ तक जो भी इन्होंने किया है एजुकेशन में, कि 10th जो है इस साल में पास किया, इस बोर्ड से पास किया, इतने परसेंटेज के साथ, इस डिवीजन, देखो यहाँ पे इन्होंने डिवीजन भी लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिए, 12th इसमें पास किया, मतलब पूरा तुम्हें ऐसे देना होता है. टेबल याद रख सकते हो कि एग्जामिनेशन जिस साल में पास किया वो, जिस बोर्ड से पास किया वो, जितना परसेंटेज, बस तुम इतना लिखो, तुम सब्जेक्ट पे मत जाना. फिर मैरिट रिकॉर्ड कि बीकॉम में डिग्री फर्स्ट रैंक से होल्ड करता हूँ, ये चाहो तो लिखो, अदरवाइज एक्सेप्ट. देखो बहुत लोग अपनी सीवी बहुत डिटेल बनाते हैं, बहुत लोग अपनी सीवी छोटू सी नॉर्मल सी रखते हैं, मेन चीज़ें बोलते हैं. तो तुम हर की सीवी देखोगे तुम्हें थोड़ा सा अंतर दिखेगा, क्योंकि बायोडेटा का तरीका बेटा अपना अपना हो सकता है. ठीक है, अपना अपना हो सकता है. इनका भी अपना था, इन्होंने अपना लिखा. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंशन की इन्होंने कि मेंबर रहे हैं कॉलेज प्लानिंग के फोरम के, बेस्ट स्पीकर रहे हैं, डिबेटर रहे हैं कॉलेज के 2 साल तक, हॉकी खेला इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो जो भी तुमने एडिशनल किया है अपार्ट फ्रॉम योर दिस बैकग्राउंड, इलेक्टोरल बैकग्राउंड एंड ऑल, वो भी आप लिख सकते हो. इसके बाद अपना एक्सपीरियंस इन्होंने दे दिया है. एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला कि इन्होंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कॉलेज कानपुर में काम किया है. ठीक है, जहाँ जहाँ काम किया इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दे दिया. फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्होंने कोई बुक्स लिखी हो वो भी बता दी है. ठीक है, जो भी भाई देखो तुमको अगर एग्जामिनर देगा कि आप ये चीज़ें डालो तो वो तुम डालना, बस तुम्हें सेक्शन पता होना चाहिए कि पर्सनल बातें पर्सनल पे जाएंगी, एजुकेशनल वाली बातें एजुकेशनल पे जाएंगी. ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर वाली एक्स्ट्रा करिकुलर पे जाएगी, एक्सपीरियंस वाली एक्सपीरियंस पे जाएगी, रेफरेंस वाली रेफरेंस पे जाएगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए. फिर तुमने रेफरेंस दे दिया जो भी तुम्हारे हैं जिनसे कांटेक्ट कर सकता है, और रामलाल यादव, या तुम यहाँ पे पूरा लिखना योर सिंसियरली रामलाल यादव, और क्लोज करना. ठीक, ओके मैम. देखो इतना डिटेल में ना तुमको एग्जामिनर माथा पच्ची करेगा देने का सब कुछ, और ना तुमको इतना डिटेल में वो लिखवाएगा. तुम टेंशन मत लो. ठीक है, या तो ये कह देगा कि बायोडाटा कह दो इनक्लोज कर रहे हैं, इतना लिख के तुम छोड़ दो, क्योंकि यार बायोडेटा लिखवाने लगेगा तो बहुत टाइम होगा. या तो तुम बहुत शॉर्ट और क्रिस्प बायोडेटा लिख के आना, अपना बोलता है तुम्हें तो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प लिख के आना, क्योंकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 10th पास आउट हो और 12th तो तुम अभी कर ही रहे हो, तो परसेंटेज तुम 10th मंथ के ही लिख पाओगे जो लिख पाओगे, है ना. और एक्स्ट्रा करिकुलर में तो तुम लिख ही सकते हो बेटा कि तुम स्पीच डिबेट में इन्वॉल्व हो, तो वो तुम लिख देना. ठीक, 12th में लिख सकते हो कि बोर्ड लिख के कि परसुइंग है, परसेंटेज मत डालना लेकिन परसुइंग है. ठीक, अब हम आते हैं दूसरे लेटर पे, डेट इज इंटरव्यू लेटर. तुमने तो जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, उसको हमने बोला जॉब एप्लीकेशन लेटर. अब सामने वाली पार्टी तुम्हें भी तो लेटर देगी, तुम्हें भी तो रिस्पॉन्स देगी. अगर वो तुम्हें इंटरव्यू के लिए कंसीडर करना चाह रही है तो वो जो लेटर लिखेगी वो क्या होगा, वो होगा इंटरव्यू लेटर, वो होगा इंटरव्यू लेटर. तो इंटरव्यू लेटर इज अ फॉर्मल लेटर सेंड बाय अ कंपनी टू अ कैंडिडेट. इंटरव्यू लेटर क्या होता है, ये एक फॉर्मल लेटर होता है जो कंपनी देती है किसको, कैंडिडेट को, जिसका वो इंटरव्यू लेने वाली है. क्या लिखती है मैम, इन्फॉर्म करती है कि उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. टेल देम द डेट टाइम प्लेस ऑफ द इंटरव्यू. तुमको इंटरव्यू लेटर में बताएगी ना कि तुम शॉर्टलिस्ट हो गए हो, किस तारीख को, किस समय में, किस जगह पे तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा, ताकि तुम भाई रेडी हो जाओ.
टेल देम व्हाट डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल दे मस्ट ब्रिंग, क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लाने हैं वो बता देगी तुम्हें. गिव द नेम ऑफ पर्सन दे शुड मीट, ये भी बता देगी कि हमारे यहाँ मिस्टर रामलाल हैं और मैनेजर, आप आके पहले उनसे मिलिए, ठीक है, वो बता देगी तुम्हें. एंड सम टाइम मेंशन कर देती है बेटा कभी कभी क्या कि टीए और डीए दिया जाएगा या नहीं, जिससे तुमको अगर लगता है कि यार मेरे को ऐसी जगह ही काम करना था जहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस दिया जाए, वो कंपनी अगर मेंशन कर देती कि यहाँ नहीं दिया जाएगा तो तुम फिर इंटरव्यू नहीं देने जाओगे. तो कभी कभी मेंशन कर देती है कि टीए या डीए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा. ठीक है, आ जाओ, हम तुमको इंटरव्यू लेटर दिखाते हैं. जैसे अपना सबसे पहले कंपनी नाम लिखेगी जो भेज रही है इंटरव्यू लेटर, मतलब जो तुमको इनवाइट कर रही है. फिर वो डेट लिखेगी जिस तारीख को तुम्हें दे रही है. फिर वो दे रही है मिस नेहा जैन को, 11 प्रेम नगर दिल्ली. फिर वो जिसको भेज रही है, जैसे मिस नेहा को भेज रही है इंटरव्यू लेटर, तो उनका नाम लिख देगी. बोले कि डियर मैडम, नेहा है ना तो मैडम ही होंगी. थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन डेटेड ऑन 30 जुलाई 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन आर कंपनी. सबसे पहले तो ये थैंक यू करेगी कि थैंक यू नेहा, आपने हमारे यहाँ जो एप्लीकेशन दी थी, किस तारीख को दी थी, इस तारीख को दी थी. किस पोस्ट के लिए दी थी, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए थी. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग आवर कंपनी. हम आपका जो इंटरेस्ट है कि आप हमारे कंपनी में ज्वाइन करना चाह रही हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं. मतलब बिल्कुल पोलाइटली तुम सबसे पहले उसको रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे थैंक यू करो. जैसे वहाँ तुम क्या कर रहे थे, वहाँ तुम अप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे. यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ तुम ग्रेटफुलनेस शो करोगे कि आपने हमारी कंपनी को कंसीडर किया, उसके लिए आपका धन्यवाद. यू आर रिक्वेस्टेड टू कम ओवर टू आवर ऑफिस फॉर इंटरव्यू. अब तुम बताओगे कि आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि आप हमारे ऑफिस आइए इंटरव्यू के लिए. ठीक है, इंटरव्यू के लिए आइए, मेरे से इंटरव्यू होगा आपका. आप आइए यहाँ पे एट 2:30 PM. कितने बजे आइए वो बता दो, किस तारीख को आइए ये बता दो. तुमने वेन्यू तो पहले बता दिया कि हमारे ऑफिस आना है. विथ योर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट, ये भी बता दिया कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट लेके आइए. ठीक है, योर फेथफुली RS गोयल, ऑफिसर मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, सॉरी वो किसका ऑफिस मैनेजर है, ABC टेक्सटाइल लिमिटेड का. तो तुमको जब इंटरव्यू लेटर लिखवाए, देखो इंटरव्यू लेटर आ सकता है, तो तुम्हें बताएगी कि ये कंपनी है, आपने अप्लाई किया था, उसने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है और वो आपको लेटर लिख रही है कि इस तारीख को आपका इंटरव्यू होगा, इस जगह होगा, तो आप ड्राफ्ट करिए. तो तुम्हें बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले तुम्हें पता है जो भेज रहा है उसका एड्रेस, तो तुम उस कंपनी का एड्रेस लिख देना. फिर मैम डेट लिखते हैं, डेट लिख देना. फिर मैम जिसको दे रहे हैं हम लेटर, जिसको हम इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, हम उसका एड्रेस लिख देंगे. वेरी गुड. फिर हम मैम ग्रीट करेंगे, डियर मैम, डियर सर, वॉट एवर. अब मैम इंटरव्यू लेटर में सबसे पहले कंपनी ग्रेटफुलनेस जो करती है, वो थैंक यू करती है कि थैंक यू मैम फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, जिस डेट पे आपने अप्लाई किया. ठीक है, और हम आपको अप्रिशिएट करते कि आपने हमारी कंपनी को कंसीडर किया, अपना इंटरेस्ट शो किया हमारे यहाँ अप्लाई करने के लिए. और फिर तुम उसको इनवाइट करो कि हम आपको इनवाइट करते हैं अपने साथ इंटरव्यू के लिए, आप इस जगह पे इतने बजे इस तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ जाइए. ठीक, फिर योर फेथफुली अपना जो भी आप जैसे मैनेजर लिख रहा है तो अपना नाम लिख देगा और क्लोज करेगा. ठीक है, इसके बाद बेटा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट. अब मैम इंटरव्यू हो गया तो हमने लिख दिया इंटरव्यू लेटर. अब मैम जैसे मान लीजिए इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर क्या होगा, फिर आएगा तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट लेटर कि तुमको अपॉइंट कर दिया गया है. क्योंकि बेटा कंपनी ने जिस जिसको शॉर्टलिस्ट किया होगा इंटरव्यू के लिए, बोले तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस सबको बुलाया होगा, तो सबको थोड़ी ना रख लेगी जॉब पे, रखेगी उनको जिसको वो बेस्ट कंसीडर करेगी. तो जो बेस्ट कंसीडर करेगी उनको क्या भेजती है, फाइनल वो अपॉइंटमेंट लेटर भेजती है कि आपका हमारे यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो गया है. तो उसको हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर. एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज अ फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर ही है, सेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अ कैंडिडेट हु हैज बीन फाइनली सिलेक्टेड फॉर द जॉब. वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुई थी इसलिए भेजा. यहाँ पे हम उस एप्लीकेंट को ये लेटर लिखते हैं जो फाइनली हमारे जॉब के लिए सेलेक्ट हो गई है. ठीक है, ये लेटर इन्फॉर्म करता है कैंडिडेट को दैट ही शी इज चूजन फॉर द पोस्ट
एंड ऑल गिव ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल अबाउट द जॉब, और जॉब के बारे में सारी डिटेल देता है ये लेटर। मतलब ये लेटर उस कैंडिडेट को लिखा जाता है, पहली बात तो जो फाइनली जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, ये उसको लिखा जाता है और उसको इन्फॉर्म करता है कि तुम्हें हम किस पोस्ट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, और उस पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल दे देता है कि आपका रोल ये रहेगा, आपकी सैलरी ये रहेगी, फलाना ढमकाना सब कुछ। तो इस लेटर में हम क्या इंक्लूड करते हैं मैम, सबसे पहले तो बेटा आप पोस्ट बता दो, किस पोस्ट के लिए तुमने उसको सेलेक्ट किया है, सैलरी बता दो कितनी दोगे, ड्यूटीज़ बता दो उसका क्या रोल रहेगा, डेट और टाइम बता दो कब से वो आके ज्वाइन कर ले हमें, प्रोबेशन पीरियड बता दो, जैसे हम कंपनी क्या करती है तुम्हें परमानेंट करने से पहले थोड़ा सा प्रोबेशन पीरियड में तुम्हें डालती है कि देखती है वो आजमाती है कि तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते, देन तुम्हें कंफर्म करती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो बता देगी। अलाउंस एंड बेनिफिट्स तुम्हें क्या देगी कंपनी, नोटिस पीरियड कि भाई अगर तुम जॉब छोड़ोगे तो कितना आपको नोटिस पीरियड हमारे यहाँ सर्व करना, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। एंड द पर्सन टू हुम द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट, और तुमको आने के बाद जैसे तुम ज्वाइन कर रहे हो तो उसके बाद तुम्हें किसको रिपोर्ट करना है, किससे मिलना है आके। तो ये होता है हमारा अपॉइंटमेंट लेटर। क्लियर। तो अपॉइंटमेंट लेटर के समय खुद सोचो ना क्या क्या मैम बता देंगे उस पर्सन को जिसने हमने सेलेक्ट किया, सारी डिटेल दो कि किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया, किस सैलरी पे सेलेक्ट किया, क्या बेनिफिट दोगे तुम उसको, उसका रोल क्या होगा, उसको आने के बाद किससे मिलना है, अगर प्रोबेशन पीरियड है तो वो बताओ उसको, नोटिस पीरियड कैसे होता है हमारे यहाँ ये बताओ उसको, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है उसको इस लेटर के थ्रू। एग्जाम्पल देते हैं आपको, द हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ कॉमर्स 5 विद्यार्थी नगर न्यू दिल्ली, ये मतलब ये कौन हो गया, ये हो गया जो आपको लेटर भेज रहा है। रेफरेंस नंबर एम्प्लॉय CL इतना, देखो रेफरेंस नंबर अगर आता है तो लिखो वरना छोड़ो इसको, ठीक है। तुमने डेट लिखा, तुमने स्टार्ट किया कि श्री RN गर्ग रेलवे कॉलोनी गुड़गांव, इनको हम लेटर भेज रहे हैं। क्या तुम बोल रहे हैं इनको, वो तुम बोल रहे हो डियर श्री गर्ग, विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन अकाउंटेंसी, कि सर जो आपने हमारे यहाँ अप्लाई किया था, एप्लीकेशन दी थी हमारे यहाँ लेक्चरर की पोस्ट के लिए, और जो आपका इंटरव्यू हुआ उसके रेफरेंस के आधार पे हम आपको प्लीज है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी सर वो 30,000 होगी, तुम्हारी बुक में बता दिया जाएगा, प्लस DA एंड CCA एज पर UGC रूल, इसके अलावा जो भी डियरनेस अलाउंस ये सब जो भी होता है वो तुमको UGC रूल के हिसाब से दिए जाएंगे। योर अपॉइंटमेंट इज ऑन 1 ईयर प्रोबेशन, मतलब 1 साल तक हम आपको ट्रायल पीरियड में रखेंगे, एंड विल बी कंफर्म ऑन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है भाई हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब परमानेंट कर देंगे। ड्यूरिंग प्रोबेशन द जॉब कैन बी टर्मिनेटेड विद 1 month नोटिस फ्रॉम ईदर साइड, अगर प्रोबेशन पीरियड में आप हो, ठीक है, हमको आपकी परफॉर्मेंस नहीं समझ आई तो हम 1 month के अंदर आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, आपको भी नहीं समझ में आई तो आप भी 1 month के ड्यूरेशन में नोटिस सर्व करके आप हमें छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। प्लीज ज्वाइन ड्यूटी ऑन 16 September 2023 एट 10:30 AM एंड रिपोर्ट टू प्रिंसिपल श्री M.K. माथुर। फिर बोला आप हमें ज्वाइन करिए, जिस तारीख से ज्वाइन करना है वो बता दिया तुमने, समय बता दिया, और किसको रिपोर्ट करना है, प्रिंसिपल को, M.K. माथुर को। काइंडली साइन एंड रिटर्न द कॉपी ऑफ दिस लेटर, जैसे मान लो मेल के थ्रू भेज रहे हो या जैसे भेज रहे हो तो तुमसे बोल दो कि आप जो लेटर है उसको साइन वाइन करके इसकी कॉपी हमें भेज दीजिए, ये हमको ये शो करेगा कि आपने हमारा लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। कब, बाय 1 September तक। भाई अगर नहीं तुम भेज रहे हो तो हम समझ जाएंगे तुम्हें नहीं इंटरेस्ट है और फिर हम किसी और को कंसिडर करें, तो इसलिए कंपनियाँ ये सब करती हैं। तो ये तुम्हें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी और को कंसिडर करें, ये तुम्हें दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा फॉर्मेट सेम है बेटा, कंटेंट थोड़ा गो थ्रू करना कि तुमने जो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी बेसिक सैलरी ये होगी, ये बेनिफिट मिलेंगे, आपका प्रोबेशन पीरियड पे आपको रखेंगे, अच्छा परफॉर्म करो हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब परमानेंट कर देंगे, 1 महीने के अंदर अंदर आप नोटिस पीरियड सर्व करके छोड़ सकते हैं या हम आपको भी हटा सकते हैं, ड्यूटी को इस तारीख से इतने बजे से ज्वाइन कर लीजिए, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करिए और जो ये लेटर है इसको साइन करके एसेस करके हमें रिटर्न बैक करिए 1 September तक, ताकि हमें कन्फर्मेशन, ये मैं खुद बता रही हूँ ताकि उनको कन्फर्म हो जाए तुम अप्लाई मतलब एक्सेप्ट कर रही हो। विद वार्म रिगार्ड योर फेथफुली KS माहू, चेयरमैन है जो लिख रहे हैं। CCC हटा दो, ये तुम्हें नहीं लिखने की ज़रूरत है। अगर तुमने ये लेटर किसी और को भी फॉरवर्ड किया तो तुम लिख दोगे, वो अगर क्वेश्चन में दिया है तो, अदरवाइज नो, ठीक है। यो फेथफुली अपना नाम लिख के, जो भेज रहा हो अपना नाम लिख के क्लोज करेगा। तो ये क्या था तुम्हारा
ये था तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। तो जॉब एप्लीकेशन जॉब अप्लाई करने के समय, इंटरव्यू लेटर इंटरव्यू लेने के लिए, और अपॉइंटमेंट लेटर किसी को फाइनली सेलेक्ट करके अपॉइंट करने के लिए हम लिखते हैं। क्लियर हो गया? अब हमें ऑन लेटर जो देखने हैं वो है तुम्हारे थोड़े से बिजनेस टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ा सा पर्सनल पे हम चले गए, या कंपनी का एम्प्लॉयमेंट के टर्म पे हम चले गए, वो हम उधर चले गए। लेकिन अब हम आ रहे हैं अपने बिजनेस पे फिर से, कि बिजनेस में मैम कौन कौन से लेटर बिजनेस दूसरे बिजनेस को या ऐसे लिखता है, वो बताइए हमें। तो सबसे पहले बेटा है लेटर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी से क्या समझ रहे हो कि मैम कुछ पूछताछ के लिए? हाँ बेटा, पूछताछ के लिए। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी इज अ लेटर रिटन बाय अ बायर टू अ सेलर to ask for information about a product or service before buying it। मतलब मैं बायर हूँ, मुझे सेलर से कुछ खरीदना है, लेकिन खरीदने से पहले मुझे कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि मेरे को एकदम मजबूत हो जाए माइंड में कि हाँ यार मेरे को खरीदना है। इसलिए मैंने उस प्रोडक्ट के, उस सर्विस के इंक्वायरी के लिए कि मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो इसके बारे में, जो मैंने लेटर लिखा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। इन दिस लेटर द बायर क्या पूछ सकता है मैम? प्राइस पूछ सकता है कि सब सर मुझे प्रोडक्ट एंड सर्विस का प्राइस बता दिए, उसके बाद मैं इसको खरीदना कंसिडर करूंगा अगर मुझे सही लगता है। क्वालिटी बताइए, कब अवेलेबल हो पाएगा, जैसे तुम्हें समय जानना है यार कि अगर समय पे अवेलेबल होगा तो ही मैं लूँगा, अदरवाइज नहीं लेना है मुझे, ठीक है। डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, डिलीवरी डिटेल क्या होगी, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, या कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने से पहले, ठीक है, वो होता है, वो तुम लेटर ऑफ इंक्वायरी में पूछते हो। देखो हो सकता है वो तुम्हें टाइप्स ऑफ लेटर पेपर में दे दे और सिर्फ मीनिंग पूछे सबकी, तो वो भी तुम याद रखना। सबसे पहले तुमने अपना एड्रेस डाला, डेट डाला, जिसको भेज रहा है उसका एड्रेस डाल दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पॉइंट आ गया है, चाहो तो लिखो ना लिखो, लिख दो बेटर रहता है। इंक्वायरी कर रहे हो ऑफ फर्निशिंग फैब्रिक एंड टर्म्स ऑफ बिजनेस, मतलब तुम्हारा जो पर्दे वर्दे लगे होते हैं, ये जो कपड़ा वपड़ा लगता है घर को और डेकोरेट करने के लिए सोफे में या ऐसे ऐसे जो भी दीवारों में, उसका तुम्हारा बिजनेस है और उसके ही लिए तुम ऑर्डर देना चाह रहे हो, उस फैब्रिक के लिए ऑर्डर देना चाह रहे हो दूसरे बिजनेस को। तो तुमने लिखा डियर सर वी रेड विद इंटरेस्ट योर एडवर्टीजमेंट इन Femina of 10 July 2023 and are impressed by the description of furnishing fabrics manufactured by you। मतलब वो तुम्हें देखो तुम्हारे पेपर में ये नहीं आएगा, तुम्हारे पेपर में कुछ अलग आ सकता है। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हाँ तुम्हें लिखना कैसे होता है। अगर जैसे मान लो कंपनी ने कोई एडवर्टीजमेंट निकाला था अपने प्रोडक्ट का, तो तुम उसको देख के यहाँ पे आए हो ऑर्डर देने या उसके बारे में इंक्वायरी करने, तो तुम उस लिए लिख रहे हो कि हमने आपका जो इंटरेस्ट था, ठीक है, जो आपने फर्निशिंग फैब्रिक्स जो आप मैन्युफैक्चर करते हो उसको बेचने के लिए जो भी आपने एडवर्टीजमेंट निकाला था उसको हम देख के आए हैं। वी आर लीडिंग फर्निचर्स एंड डीलर्स, अपने बारे में बता दिया कि हम दिल्ली में लीडिंग फर्निचर और डीलर हैं, ठीक है, फर्निशिंग फैब्रिक्स में। और हमारे जो फर्निशिंग फैब्रिक्स की डिमांड है वो बहुत तेज़ी से हमारे एरिया में बढ़ रही है, इसलिए हमें लार्ज नंबर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, एंड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ इंक्वायरी एंड ऑर्डर फॉर देम। इसलिए हमारे पास मतलब कस्टमर है बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करने आते हैं और हमारे पास ऑर्डर भी बहुत आ रहे हैं उस चीज़ के, उस फैब्रिक के। इसलिए हमें अपना आप कैटलॉग भेज दीजिए, अपना प्राइस लिस्ट भेज दीजिए फॉर होलसेल बायर्स, क्योंकि हम होलसेल बायर हमारे लिए। सिंस आर एनुअल रिक्वायरमेंट इन फर्निशिंग फैब्रिक ऑफ ऑल काइंड एक्सीड 1 लाख मीटर, मतलब हमें 1 लाख मीटर से ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि हम आपके साथ रेगुलर ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे। हैंस हम आपसे आपका कोटेशन मांगते हैं, आप हमें अपना प्राइस वगैरह टर्म्स वगैरह सब बता दीजिए 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। योर फेथफुली अशोक गुप्ता पार्टनर। जैसे इसको फैब्रिक चाहिए था तो उसने उस बिज़नेस को लिखा कि आपने एडवर्टीजमेंट दिखा था, आपने बोला कि आप बेचना चाह रहे हैं और हम होलसेल बायर हैं, हमारे यहाँ कस्टमर की बहुत ऑर्डर आते हैं, हमें फैब्रिक चाहिए और हमारी जो रिक्वायरमेंट है 1 लाख मीटर से ज़्यादा है। अगर आप कर पाते हैं तो हम आपके साथ रेगुलर ऑर्डर प्लेस करेंगे इस चीज़ का, और आप हमें अपना कैटलॉग भेजिए ताकि हम डिज़ाइन वगैरह देख पाए, सेलेक्ट कर पाएँ और अपने टर्म्स एंड कंडीशन बता दो, ठीक है। टाइम पीरियड दे दिया कि 1 मंथ के अंदर अंदर, ताकि हम ऑर्डर प्लेस कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज कोटेशन लेटर। कोटेशन लेटर क्या, तुमने तो इंक्वायरी कर दी, अब वो तुम्हें कोटेशन भेजेगा, वो तुम्हें डिटेल भेजेगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम इसका प्राइस इतना इतना चार्ज करते हैं, तो वो जो लेटर लिखेगा तुमको वो होता है कोटेशन लेटर। सो कोटेशन लेटर इज लेटर रिटन बाय मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर टू अ बायर इन रिप्लाई टू अ ट्रेड इंक्वायरी। मतलब तुमने वहाँ इंक्वायरी कर दी कि तुम्हें फैब्रिक चाहिए, तो
अब वो तुम्हें कोटेशन भेजेगा कि किस किस फैब्रिक का कितना कितना प्राइस है, कितना कितना वो तुम्हें दे पाएगा। तो वो जो लेटर लिखेगा वो होगा कोटेशन लेटर। इन दिस लेटर सेलर गिव डिटेल ऑफ प्राइस, प्राइस दे देगा, जो भी डिस्काउंट्स वगैरह हैं वो बता देगा, डिलीवरी कब तक होगी, तुमको इसका पेमेंट कैसे करना होगा, वो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। जो तुम चाह रहे थे वो तुमको सब बताएगा अब। तो उसमें वो अपना एड्रेस, ठीक है, पूरा तुमने लेटर से लिखा था वहाँ पे, इसलिए उसने रेफरेंस दे दिया है। तुमको नहीं आएगा एग्जाम में मत लिखना, डेट लिखना, जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस डाल दो, सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया करो क्योंकि लेटर पता चल जाएगा किसके बारे में। कोटेशन दे रहे हैं हम फर्निशिंग फैब्रिक्स का, फर्निशिंग फैब्रिक्स का तुमने हमसे कोटेशन मांगा था ना, तो हम तुमको वही दे रहे हैं, इसलिए हमने तुम्हें लेटर लिखा है। डियर सर, वी थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी ऑफ 9 August and we are glad to know that you are impressed by our advertisement in Femina। अब ये उसको लिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा लिखा कि हमको बहुत खुशी हुई कि आपने जो हमारा ऐड देखा आप उससे इम्प्रेस हुए हैं और आपने हमें लेटर लिखा था इंक्वायरी करने के लिए, तो उसके रिस्पॉन्स में हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं। वी विल बी ग्लैड टू नो दैट आवर फैब्रिक्स आर अप्रूव बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये थोड़ा अपना भी एडवर्टीजमेंट करेंगे, जैसे तुम नहीं अपना एडवर्टीजमेंट कि हम बहुत बड़े डीलर हैं, है ना, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर आते हैं, तो ये भी अपना थोड़ा बता रहे हैं तुमको कि हम ग्लैड हैं। यू विल बी ग्लैड, मतलब तुम्हें खुशी होगी ये जान के कि हम जो फैब्रिक बनाते हैं वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अप्रूव करता है। मतलब तुम्हें अपना बढ़िया ब्यौरा दे दिया। दीज फैब्रिक जो है वो बेस्ट फर्निशिंग फैब्रिक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। मतलब जो हमारे पास फैब्रिक है ना वो वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक है सर जो मार्केट में अवेलेबल है। मतलब तुमको थोड़ा सा बता देगा कि मतलब तुम खरीद लो। यू विल गेट ऑल द नेसेसरी डिटेल, सर आपको सारी नेसेसरी डिटेल देंगे। कैटलॉग जो मैंने ऐड किया है, इनक्लोज किया है उसमें। यू विल फाइंड द प्राइस फॉर एनी ऑर्डर वेरी कॉम्पिटिटिव, मतलब हमारा जो प्राइस है मार्केट के मुताबिक काफ़ी रिजनेबल है। इन व्यू ऑफ लार्ज बिजनेस प्रॉमिस्ड यू विल गेट अ स्पेशल ट्रेड डिस्काउंट। सर सिंस आपने मुझसे कहा था कि आप हमारे साथ लंबे समय के लिए व्यापार करना चाहेंगे, रेगुलर ऑर्डर प्लेस करेंगे, इसलिए सर मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा 5% का, ठीक है, उन सारे ऑर्डर पे तो 10,000 से ज़्यादा होंगे। वी एश्योर यू कि हम आपका इमीडिएट अटेंशन लें अपने ऑर्डर पे, मतलब हमें ऑर्डर प्लेस करो जल्द से जल्द। योर फेथफुली, फिर आपने जो लेटर लिखा है वो अपना नाम वगैरह पोस्ट वगैरह लिख देंगे। तो लेटर में वो पूरा कैटलॉग वगैरह ऐड कर देंगे बेटा, ठीक है। अब तुम उनका कैटलॉग देखोगे क्या? नहीं मैम, अरे वो पूरा लिखते हैं उसमें फैब्रिक ये था, इतने मीटर है, इतना इसका प्राइस है, वो तुम्हें बनाना भी नहीं है पेपर में, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए। मीनिंग ऑफ ऑर्डर लेटर, ऑर्डर लेटर मतलब मैम आप तुमने उनका देखा कोटेशन, तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम क्या करोगे? ऑर्डर प्लेस करोगे, तो वो क्या होगा? वो होगा ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर इज अ बिजनेस लेटर रिटन बाय बायर टू सेलर टू प्लेस ऑर्डर फॉर गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो तुम लेटर लिखते हो वो होता है ऑर्डर लेटर। इट इज रिटन आफ्टर बायर इज सेटिस्फाइड विद द कोटेशन। एक बार तुम्हें कोटेशन सही लगा, सही है यार, प्राइस सही चार्ज कर रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, तो तुमने ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर लिखा, ठीक है, कि आप हमें इसको प्रोवाइड करा दिए। इसमें भी तुम अपना एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, फिर जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे, सब्जेक्ट तुमने लिख दिया कि ऑर्डर है फॉर द सप्लाई ऑफ फैब्रिक्स, जो फैब्रिक्स की हमारी बातचीत हुई थी, आपका कोटेशन था, उसके लिए मुझे ऑर्डर देना है। तुमने अपना ऑर्डर लिखा, थैंक यू फॉर योर कैटलॉग, वी आर ग्लैड टू प्लेस आवर फर्स्ट ऑर्डर विथ यू फॉर द फॉलोइंग आइटम। अब तुमने पूरा लिख दिया कि वेलवेट पिंक 100 मीटर हमें चाहिए आपसे, जिसका 30 रुपये का प्राइस है, अमाउंट 3,000। देखो ये तुमसे नहीं लिखवाएगा पेपर में, तुम इसकी चिंता मत करना। वो या तो तुमको बता देगा कि 10 रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर तुम्हें लिखना है इस कंपनी को, तो तुम वहाँ पे वो लिखना सिर्फ 10 रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर कर रहे हैं, वी विल बी यू नो, हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप उसको जल्दी से जल्द डिलीवर कर दें, ऐसा तुम्हें लिखना होगा। ये तुम्हें नहीं बनाना होगा, तो इसको तुम छोड़ दो, अभी इतना लोड मत लो दिमाग में, ठीक है। सिंस द अबव article required to meet pending order of the customer, we request you to dispatch the consignment by train। अब तुम पूरा लिख सकते हो कि सिंस ये जो तुमने ऑर्डर किया है वो कस्टमर को जल्द से जल्द चाहिए, इसलिए तुम उनसे ये कह रहे हो कि आप हमारा जो कंसाइनमेंट है वो ट्रेन से भिजवा दो जल्द से जल्द, और वी शैल अरेंज फॉर टेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट आवर एंड, हम डिलीवरी जो है वो खुद ले लेंगे गुड्स की, एंड द इनवॉइस एट 5% डिस्काउंट में प्लीज़ बी सेंट और थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। और जो इनवॉइस है 5% का, ठीक है, वो प्लीज़ भेज दीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। फिर आपने लिख दिया अपना फेथफुली योर फाइन फैब्रिक अशोक गुप्ता पार्टनर।
ठीक है, देखो तुम्हारे एग्जाम में वो ये बोल सकता है कि 10 रेफ्रिजरेटर का तुम्हें ऑर्डर प्लेस करना है इस कंपनी को इस प्राइस पे, तो तुम ये लेटर लिख दो। तो तुम वहाँ पे सिंपल यही लिखना है कि हम आपके यहाँ 10 रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर कर रहे हैं और हम चाहते हैं आपसे आप जल्द से जल्द हमारे ऑर्डर को सेफली हम तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, उस तरीके से तुम ड्राफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंप्लेन लेटर। मान लो यार गुड्स खराब आ गए, फिर क्या करोगे? कुछ फैब्रिक खराब निकल गया, फिर क्या करोगे? तब तो तुम कंप्लेन लेटर भी लिखोगे ना, तुम्हें लेटर में बोलोगे कि अरे आपने कैसा दिया है, आप इसको रिप्लेस करिए, तो होता है कंप्लेन लेटर। तो कंप्लेन लेटर इज रिटन बाय बायर टू अ सेलर व्हेन देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द गुड एंड सर्विसेज रिसीव्ड। जो गुड एंड सर्विसेज तुम्हें रिसीव हुए हैं, अगर उन गुड्स एंड सर्विसेज से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तुम जब कंप्लेन करते हो उस लेटर को बोलते हैं कंप्लेन लेटर। इवन दो बिजनेस फर्म ट्राई टू वर्क केयरफुली, देखो यार ये तुमको बता रहा है कि बिजनेस भले ही बहुत कोशिश करता है यार, बिजनेस कभी नहीं चाहेगा तुम्हें सड़ा माल दे, देन टू कभी कभी ऐसा होता है कि यार चीज़ें खराब निकल जाती हैं, है ना, चीज़ें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती है। तो कंप्लेंट लेटर आप लिखेंगे जब गुड्स देर में आए। जब मैम कब कब लिख सकते हैं कंप्लेंट लेटर? देखो जरूरी नहीं खाली गुड्स खराब हो तभी लिखो, अगर गुड देर में भी आए हैं, तुम्हारा काम रुक गया, उसमें भी तुम कंप्लेन कर सकते हो ताकि दोबारा उस समय में भेजे। गलत आइटम दे दिए तब भी कंप्लेन कर सकते हो, गुड डैमेज निकले तब कर सकते हो, क्वांटिटी तुम्हें कम मिली है तब कर सकते हो, क्वालिटी खराब मिली है, जैसे उन्होंने कहा था अच्छा क्वालिटी नहीं खराब दे दिया तो भी कर सकते हो, रॉन्ग प्राइस इनवॉइस में चार्ज कर लिया गया है, तुम्हें बोला था 100 लिया जाएगा और तुमसे 150 का बिल तुमको दे दिया गया है। तो इन सब में जहाँ तुम्हें लगेगा यार मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, वहाँ तुम कंप्लेन लेटर लिखोगे। ठीक है, अपना एड्रेस, डेट, जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस, सब्जेक्ट की कंप्लेन है अबाउट डैमेज जग, जो जग आपने दिए हैं वो डैमेज निकले उसके बारे में कंप्लेन है। तुमने लिखा डियर सर ऑन 18 अगस्त हमने ऑर्डर प्लेस किया था आपके साथ, ऑर्डर लेटर लिखा होगा तो उसका ऑर्डर नंबर बता दिया तुम्हें ताकि वो देख ले भाई कि कौन से लेटर में है वो। विथ यू फॉर 10 डजन वाटर जग्स, मतलब हमने आपसे वाटर जग्स मंगाए थे 10 डजन, नंबर बता दिया कि वो क्या था। ऑन 5 सितंबर हमें ऑर्डर पार्सल मिल गया है थ्रू किस ट्रांसपोर्ट कंपनी से मिला वो लिख दो। ऑन ओपनिंग इट हमने देखा कि वाटर जग्स जो थे वो क्रैक्ड थे। ऑल द वाटर जग्स ऑर्डर आर रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, जो भी वाटर जग थे वो हमारे कस्टमर को चाहिए है सर। द सप्लाईज रिमेन इनकम्प्लीट, इसलिए हम कहेंगे कि अभी तक हम कस्टमर को नहीं सप्लाई दे पाए हैं क्योंकि वाटर जग डैमेज थे, इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि सर प्लीज इनको रिप्लेस कर दीजिए इन डिफेक्टिव गुड्स को जल्द से जल्द, ताकि हम मतलब कस्टमर को भी दे पाएं। सो डैट वी रिसीव देम नॉट लेटर देन 12 सितंबर, मतलब जल्दी जल्दी दे दो कि इतना कि हमें 12 सितंबर के बाद ना मिले, हमें उससे पहले ही मिल जाए ताकि हम कस्टमर को दे पाएँ। फिर ये फेथफुली रामलाल, तो यहाँ तुमने कंप्लेन किया यार कि हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था इस कंपनी के इसके थ्रू हमें इस तारीख को मिला था, वो डैमेज निकला सर, हमें जो है वो अपने कस्टमर को सप्लाई देनी थी, कस्टमर को हम अब तक सप्लाई नहीं दे पाए हैं क्योंकि वो डैमेज था, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसको जल्द से जल्द रिप्लेस कर लो। ठीक है, जिस तारीख तक करना है वो भी मेंशन कर दो और फिर वाइंड अप कर दो। ओके, अब तुमने तो कंप्लेन कर दी, वहाँ से आएगा रिस्पॉन्स के लिए आएगा तो अब वो तुम्हें अपना एड्रेस डाल के डेट डाल के तुम्हें रिस्पॉन्स देंगे कि डियर सर हम आपसे सॉरी हैं टू लर्न फ्रॉम यू योर लेटर डैट वाटर जग यू रिसीव्ड वर इन अ डैमेज कंडीशन। सर हम माफ़ी चाहेंगे कि जो वाटर जग आपको मिला वो डैमेज कंडीशन में मिला। वी एग्री डैट द गुड शुड हैव बीन पैक्ड प्रॉपरली, हम इस बात से सहमति करेंगे कि जो गुड्स थे उनको प्रॉपरली पैक करना चाहिए था ताकि ऐसा डैमेज ना हो। मतलब यहाँ पे तुमने सॉरी भी बोला और यहाँ पे तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट भी की। ठीक है, ये नहीं कि तुम बोलो कि अरे हम नहीं जानते ये सब आपको देखना चाहिए था, नहीं, तुमने एक्सेप्ट किया। आर डिस्पैच डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द मिस्टेक, हमारे जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है मालूम जिनसे रास्ते में टूटा उटा होगा, हमने उनको ऑलरेडी बता दिया कि आपकी गलती की वजह से इतने जग डैमेज हुए हैं। दे हैव एश्योर्ड अस दैट सच एरर विल नॉट अकर अगेन, उन्होंने हमसे कहा है कि दोबारा अब ये गलती नहीं होगी और जो फ्यूचर कंसाइनमेंट होंगे वो केयरफुली पैक्ड किए जाएंगे। टू सेटल दिस मैटर क्विकली प्लीज रिटर्न द डैमेज जग, काइंडली सेंड द इनक्लोज्ड रेलवे रिसिप्ट इमीडिएटली। मतलब उसके बाद तुमने उनसे कहा कि सर आप जो है जो डैमेज जग है उनको जल्द से जल्द पहले हमें रिटर्न कर दीजिए इस मैटर को क्विकली मतलब क्लोज करने के लिए। फ्रेश पैकेज ऑफ 10 जग जो हैं वो आपको इमीडिएटली भेज दिए जाएंगे जैसे ही हमको आपका रिटर्न कंसाइनमेंट डैमेज जग का मिल जाता है। वी आर ऑल्सो राइटिंग टू द ट्रांसपोर्ट कंपनी
टू बी केयरफुल इन हैंडलिंग द पैकेज, हम ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी कह देंगी कि पैकेज वो सही से हैंडल करे। योर फेथफुली सचिन कुमार, सेल्स मैनेजर। तुमने यहाँ पे गलती के लिए माफ़ी मांगी, एक्सेप्ट करी, सोल्यूशन भी दिया कि हम आपका जो भी है वो रिजॉल्व करेंगे, आप हमें पहले अपना रिटर्न कंसाइनमेंट भिजवा दो डैमेज जग का, देन हम आपको 10 जो जग हैं जो टूटे हैं वो आपको प्रॉपरली भिजवा रहे हैं सर। और ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी हम कह देंगे कि जब वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लेके आए तब भी वो सही से लेके आए, मतलब पैकेजिंग वाले तो पैकेज सही से करें, लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनी भी उसको सही से कैरी करे ताकि वो आप तक पहुंच जाए। तो बेटा जितने भी लेटर्स थे मैंने तुम्हें समझाए हैं पूरी अपनी शिद्दत के साथ कि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आए होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत देखो हाँ ये है कि इंग्लिश के वर्जन में हम चले गए कि हमें लेटर्स ही इसमें पढ़ने थे, बट बहुत ज़रूरी है यार तुम्हें जॉब लेटर का पता होना चाहिए। तुम्हें बिजनेस करोगे तुम्हें ऑर्डर, इंक्वायरी, कंप्लेन, क्योंकि बिजनेस में बातचीत ना लेटर्स के थ्रू ही होती है, एक फॉर्मल तरीका ही होता है, तो यू मस्ट नो इट, राइट। सो एक बार गो थ्रू करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कोई भी कंसर्न हो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, राइट स्टूडेंट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।